नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी ने ये हमारा यूपी पुलिस का एक मॉक टेस्ट लगाया होगा। आइए डिस्कस करते हैं इसके आंसर्स को। सबसे पहला सवाल हमारे सामने आता है ब्लड रिलेशंस का। ब्लड रिलेशंस में प्रश्न पूछा गया कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए बोलते हुए लड़के ने कहा, वह मेरे पिता का पिता। किसी भी लड़के के पिता का पिता होता है दादा, और दादा की जो इकलौती पुत्र वधू होती है वो मां होती है। तो वो महिला का लड़के से क्या संबंध है? तो महिला उसकी माता होगी, लड़का उसका पुत्र होगा। अगला 12, फिर राइट मुड़ा, फिर बाएं, 7 अंत में बाएं। उसने किस दिशा में चलना शुरू किया? मेरे भाई, शुरुआती दिशा अगर आपको बतानी है तो मीटर किलोमीटर से कोई मतलब नहीं है, आपको यहां टर्न से मतलब है। मुकेश कार्यालय से 12, 45 डिग्री राइट मुड़ा, यानी राइट जो है वो कितना है मेरे भाई? 45 डिग्री। हमारे पास राइट 45 डिग्री है। फिर वहां से लेफ्ट मुड़ा। लेफ्ट हमेशा 90 डिग्री होता है, लेफ्ट 90 डिग्री है, मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अंत में बाएं मुड़ा और 11 किलोमीटर फिर लेफ्ट मुड़ा और 90 डिग्री चला। अंत में वह उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा था, तो उसने अपने कार्यालय से किस दिशा में चलना शुरू किया? मेरे भाई, आप ये बताओ, लेफ्ट और राइट एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो लेफ्ट 90 डिग्री से राइट 45 डिग्री जाएगा, तो लेफ्ट में 135 डिग्री बचेगा। लेफ्ट में 135 डिग्री बचेगा। अब उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था? तो शुरू की दिशा बताने के लिए उल्टा किया जाता है, तो लेफ्ट का 135 हो जाएगा राइट का 135, और ये राइट का 135 कहां से लेना है? नॉर्थ वेस्ट से। अब नॉर्थ वेस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, NESW, नॉर्थ और वेस्ट जो है ये मिलके बनाता है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बनाता है, साउथ और ईस्ट साउथ ईस्ट बनाता है, साउथ और वेस्ट साउथ वेस्ट बनाता है। हमें राइट में जाना है 135, कहां से जाना है? नॉर्थ वेस्ट से। तो नॉर्थ वेस्ट से 135 जाना है, 135 होता है 90 प्लस 45, क्योंकि आप इधर जाते हैं तो राइट में, इधर जाते हैं लेफ्ट में, जिगजैग चलेंगे तो 45 डिग्री सीधा चलेंगे। तो क्लास में बहुत अच्छे से बताया गया है। तो आपका आंसर ईस्ट आ जाएगा। इसके लिए भी पेन उठाने की कम से कम जरूरत नहीं थी, आपको समझाने के लिए यहां पर बताया गया है। तो दूसरे का आंसर डी दिल्ली होगा। नेक्स्ट मेरे भाई, दर्पण छवि। दर्पण छवि में जो ये चीजें दोनों नीचे नहीं आ सकती, तो ये हमारे पास गलत है। ये दोनों एक्सचेंज नहीं हो सकती, ये हमारे पास यहां भी लॉजिक गलत है। ये लेफ्ट का लेफ्ट में नहीं रह सकता, तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली बनेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर होगा ऑप्शन डी दिल्ली। तो तीसरे का, चौथे पर आ जाते हैं बेटा। यहां पर है पी का एस से क्या संबंध है? ऐसे सवालों में इधर वाले व्यक्ति की बात हो रही है, ए बी का भाई, ए बी की बहन, ए बी की मां और ए बी का पिता। व्यंजक में पी का एस से क्या संबंध है? तो हम प्लस का मतलब क्या है मेरे भाई? प्लस का मतलब भाई है, एस का भाई आर है, और फिर प्लस भाई का भाई, भाई का भाई भाई होता है, तो पी एस का भाई लगेगा। ऑप्शन नंबर ए। बिना पेन उठाए कम से कम कोशिश किया करो कि आपको यहां पेन ना उठाना पड़े। उसके बाद फायर हीट, अग्निताप और फ्रिक्शन। सिंपल सी बात है बेटा, जब फायर आग लगती है तो हीट निकलती है, फ्रिक्शन होता है तो एनर्जी पैदा होती है। एनर्जी मतलब रिलीज होती है फ्रिक्शन से, रगड़ने से, आप ये बता सकते हैं। तो यहां पे फ्रिक्शन से ऊर्जा बर्न हो नहीं सकता, मोशन यहां पे हो नहीं सकता। 58 179। अब देखो, ऐसी अगर सीरीज हमारे पास आ जाती है नियर बाई, तो आप डिफरेंस लेके देखते हैं। ऐसी स्थिति में आप डिफरेंस लीजिएगा, क्योंकि मल्टीपल आपको ये क्लियर नजर नहीं आ रहे। आगे पीछे का अंतर लेते ही हुए आपको ये सीक्वेंस पता लग जाना है। जैसे लाडले बच्चों, 9 में से 8 गया 1, 17 में से 5 गए 12, 121 ये 11 का स्क्वायर भी हो सकता है। 8 में से 2 गया 6, 18 में से 9 गए 9, 5 में से 4 गया 1, तो ये 14 का स्क्वायर हो गया, तो ये 11 का स्क्वायर हो गया। तो आगे लाडले बच्चों होगा 12 का स्क्वायर यानी 144, आगे लाडले बच्चों होगा 13 का स्क्वायर यानी 169। ये स्क्वायर चलते चले जाएंगे, 9 और 4 13, इकाई के अंक का ध्यान रखिएगा, 7 4 11 और 1 12 2। तो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे आ गया, यानी स्क्वायर का डिफरेंस इनके बीच में मौजूद था। तो छठे का आंसर ऑप्शन नंबर बी। सातवें का आंसर है शूरवीर कवच पहनता है अपनी रक्षा के लिए, तो अंतरिक्ष यात्री क्या पहनता है? स्पेस सूट पहनता है। तो सातवें का आंसर यहां पे बी होगा, अंतरिक्ष यात्री स्पेस सूट्स पहनता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप बड़े आसानी से चूज कर सकते हैं। दिए गई आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर आपको बताने हैं। स्क्वायर बताने के लिए लाडले बच्चों एक बात मैं आप लोगों को यहां बता रहा हूं, इस आकृति में कितने स्क्वायर होंगे? सिर्फ बाहर बाहर वाली फिगर की बात कर रहा हूं मैं, बाहर बाहर वाली फिगर की बात कर रहा हूं। 1 और 2, कितने स्क्वायर होंगे? 1 2 3 हो गए, उसके बाद 4 5 6 हो गए। आयत की बात नहीं हो रही बेटा, स्क्वायर की हो रही है। तो स्क्वायर में 1 हो गया,
ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 5 और ये 6, क्योंकि बीच वाले गिनती, तो 6 तो ये हो गए। अब ये अंदर आ गए 6 और 5 11, 11 11 11 और 5 16, 16 और 5 21 और एक ये सेंटर में हो जाएगा। तो हमारे पास यहां पर आ गए हैं 22 स्क्वायर। मैं फिर बता दूं आपको, 1 2 3 4 5 और ये 6 निश्चित रूप से हो गए। ऐसी आकृति में 5 होते हैं, ऐसी आकृति में 5 होते हैं, ऐसी आकृति में 5 होते हैं, और यहां पर आएगा हमारे पास 1 स्क्वायर। ठीक है, तो 5 5 10, 5 15 16, 16 और 6 22। तो इसमें आप उत्तर के रूप में रख सकते हैं 22 स्क्वायर। इसमें हम आप सभी को यहां पर नंबर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि यहां पर ऑप्शन नहीं दिए गए। 21 यहां नहीं है, 18 यहां नहीं है, 20 यहां नहीं है, 24। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम 21 को मान लें, ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी अलग तरीके के पैटर्न को मान लें। ये बात बिल्कुल नहीं हो सकती। जो डेफिनेट है वो डेफिनेट आएगा। अच्छा, 2 आकृतियों को मिला के कभी भी स्क्वायर नहीं बन सकता, आयत बनेगा। रेक्टेंगल होता तो एक अलग चीज थी। फिलहाल यहां पे 22 स्क्वायर आप बता सकते हैं। 8 के बाद नंबर 9 पर हम जाते हैं। ए बी का भाई, सी बी की बहन। ए जो है वो बी का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है, सी बी की बहन है, सी जो है वो बी की बहन है, डी सी का पिता है, इन सब का पिता है डी। बी का डी से क्या संबंध है? बी डी का बेटा या बेटी। जब तक जेंडर क्लियर नहीं है हम नहीं बता सकते। 9वें का आंसर होगा बी, बेटा या बेटी। नेक्स्ट मेरे भाई, ए एन ई। यहां पे आप ये देखो, ई से जी, 5 और 2 7, 7 और 2 9, तो 1 और 2 3 सी आएगा, सी आएगा। तो हमारे पास ये हो गया। उसके बाद 8 में से 3 गए, 5 में से 3 गए 2, तो 14 में से 3 गए 11, 11 पर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो 10वें का जो आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होगा, नंबर 11। जल प्रतिबिंब की बात करें, जल प्रतिबिंब में लेफ्ट और राइट चेंज होता है। जब लेफ्ट और राइट चेंज होता है तो डॉट यहीं पर है, तो इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। जल प्रतिबिंब में ऊपर वाली चीज नीचे आ सकती है, दोनों नीचे आएंगी। तो ये दोनों नीचे नहीं है, दोनों नीचे नहीं है, दोनों नीचे नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दोनों नीचे है। तो 11वें का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नंबर 12 की बात करते हैं, बिंदुओं की समान स्थिति। देखो ये जो है सर्कल को छोड़ के दोनों में है, तो अगर मैं सर्कल को छोड़ दूं तो दोनों का एरिया बचता नहीं है, सर्कल को छोड़ के दोनों का एरिया ये हो जाता है, सर्कल को छोड़ दूं तो दोनों का एरिया बचता नहीं है, सर्कल को छोड़ दूं तो दोनों का एरिया बचता नहीं है। इस हिसाब से आंसर ऑप्शन नंबर सी यहां पर बेस्ट है। एफ कैट में ये प्रश्न आते हैं। श्रृंखला बहुत छोटी सी सीरीज है, डिफरेंस जब आप देखेंगे तो बहुत माइन्यूट सा अंतर होगा। जैसे यहां पे a प्लस बी को खोजें तो यहां से यहां जाने में 0.05 का अंतर है, यहां से यहां जाने में 0.10 का अंतर है। 5 10 तो यहां 0.15 का अगर हो सकता है, डबल भी हो सकता है। तो 35 और 5 देखते हैं तो 0.4 हो जाएगा, तो यहां पे 0.4 हो जाएगा, 0.4 हमने ले लिया। अब 0.4 से ये 7 आ रहा है ना, तो 40। मान लो अगर हमने 35 और ये 50 हो गया तो 0.5 आ गया। जब हमने ये जोड़ा तो 0.5 आ गया। अब 0.5 से ये 0.20 जोड़ेंगे तो 0.7 आ गया। अब 0.7 से 0.25 जोड़ेंगे तो ये आएगा 0.95। इसे हम जोड़ेंगे तो 9 5 14, 1.45। ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे, यहां पे इन दोनों का टोटल होगा। ए प्लस बी का मान यहां पे लेना है, तो ये सीरीज यहां पे आपको नजर आ रही है। नेक्स्ट बेटा, बी ए के पूर्व में। ऐसी स्थिति में आपको डायग्राम बनाना ही पड़ता है, ऐसी स्थिति में आप लोगों को डायग्राम बनाना ही पड़ता है और वो बनाइएगा। आपको बनाना ये आना भी चाहिए, ठीक है। क्या मतलब है आओ बताते हैं। ये जब भी सवाल आए तो आप इसमें बड़े प्यार से अपना डायग्राम बना लें। अपना डायग्राम मतलब बिंदु ए पूर्व में है, बिंदु बी ए के पूर्व में है, तो ए के पूर्व में है बिंदु बी, और कितने मीटर है बेटा? 35 मीटर है बिंदु बी ए के पूर्व में। बिंदु सी ए के उत्तर में 26 है, बिंदु सी ए के उत्तर में 26 है, तो ए का उत्तर लिया हमने 26 और यहां पे बिंदु सी है। सी डी के पश्चिम में है 15 मीटर, सी डी के पश्चिम में है 15 मीटर, तो हमने कहा डी के पश्चिम, पश्चिम इधर होता है, तो ये 15 हो गया भाई। और भी तो जगह बचेगी ना, तो इसको थोड़ा सा और एनहेंस कर लेते हैं, तो ये बी आ गया। एफ और बी का बताना है। ई बिंदु डी के साउथ में 13 मीटर है, ई
बिंदु डी के साउथ में 13 मीटर है, तो ई बिंदु डी के साउथ में है 13 मीटर। एफ बिंदु ई के 20 मीटर पूर्व में है, एफ बिंदु ई के 20 मीटर पूर्व में है, ये 15 है तो ये 20 बचा, तो यहां पे आ जाएगा एफ, और ये हमारे पास 20 बचा क्योंकि 20 और 15 ये 35 की बराबरी करेगा। एफ के संबंध में बी कहां है, एफ के संबंध में बी नीचे की तरफ है, नीचे होता है साउथ, ऑप्शन नंबर सी, तो 14वें का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट मेरे भाई आ जाते हैं सीरीज 1, 1, 9, 27, 25 सारे दिख रहे हैं बेटा स्क्वायर और क्यूब। ये 7 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 1 का क्यूब है ना बेटा, 1 का क्यूब 1 होता है, तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और ये 7 का स्क्वायर होगा 49 होगा, ऑप्शन नंबर ए 15वें का आंसर होगा 49। यहां पे आपका आंसर ए एकदम आराम से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा इस पैटर्न को पूरा करेगा, बहुत सिंपल है बेटा, कौन सा इस पैटर्न को पूरा करेगा, तो ये तो कर्व यहां आएगा, ये लाइन यहां आएगी और ये एग्जैक्टली यहां आएगा। ठीक है मेरे भाई, ये पैटर्न बीचों बीच आ गया, ये लाइन यहां आ गई। अब ये कलर होगा और ये कलर होगा तो ऑप्शन नंबर ए में मैच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ये लाइन यहां पे ऐसी नहीं बन सकती, ऑप्शन नंबर ए है क्योंकि पूरा है, कलर हटके नहीं आएगा, कलर हटके नहीं आएगा, आधा खाली रहेगा, ऊपर आधा खाली रहेगा। ठीक है, 2 लाइनें नहीं होगी, तो 16वें में ए होगा। नंबर 17वें में लाडले बच्चों हम आ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा, वेन आरेख में कौन सी संख्या व्यापारी धन जो केवल लेखक है, व्यापारी हो केवल लेखक है, लेखक ये है ऑथर, व्यापारी बिजनेसमैन ये है, तो कौन सी संख्या उन व्यापारी को जो केवल लेखक है, तो ये व्यापारी केवल लेखक हैं, वो ऑप्शन नंबर बी 17वें का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 17वें का आंसर बी। बात करते हैं 18वें का, Z से X जाएंगे 2 कम है, T से R जाएंगे तो 2 कम होगा, 25 से V 3 कम है, 18 में से 3 कम करेंगे 15 O होगा, ऑप्शन नंबर ए 18वें का यहां पर सही उत्तर है। सवाल नंबर 19, P का S से क्या संबंध है, वर्बली करना है, इधर बात हो रही है AB का भाई AB की बहन, P का S से क्या संबंध है, S से शुरू करके P पे जाएंगे, इधर वाले व्यक्ति की बात हो रही है, माइनस, माइनस का मतलब सिस्टर, R की सिस्टर S है, स्टार मदर, सिस्टर की मदर माता होती है तो ये माता हो गई, माता की माता नानी होती है तो PS की नानी है, PS की नानी है, नानी बोलते हैं पैटर्नल ग्रैंड मदर को, ऑप्शन नंबर ए। तो वर्बली आप ज्यादातर सवालों को यह कर पा रहे होंगे। उसके बाद सही आकृति की दर्पण छवि क्या होगी, जो ये चीज इधर है ये इधर कदापि नहीं रह सकती, तो मेरे भाई ये गलत होगा, ये नीचे कभी भी नहीं आ सकती तो ये गलत होगा, ये दोनों अंदर हैं, ये दोनों अंदर हैं, इस त्रिभुज के इधर हैं तो दोनों उधर चले जाएंगे, दोनों उधर चले जाएंगे, तो आपको बी बॉम्बे ऑप्शन में ये नजर आ रहे हैं, यहां पे नजर नहीं आया तो ये गलत है। उसके बाद लोगों के समूह में अनिल शीर्ष से 5वें स्थान पे है, नीचे से उसकी रैंक क्या है, 20 लोगों का एक समूह है, कितने लोगों का एक समूह है 20, 20 में ऊपर से 5 है, 20 में से 5 गए 15 और 1 16, ऑप्शन नंबर सी। इतना मलाई पेपर नहीं आएगा, खुश मत रहना, अगले जो हम मॉक बनवाएंगे आप लोगों के लिए हार्ड बनवाएंगे। नेहा दक्षिण की ओर मुंह करती है, बाईं ओर 90 डिग्री, फिर दाहिने ओर 180, अंत में अपने बाईं ओर 90 डिग्री। अब उसका चेहरा किस दिशा में, पिछले वाले सवाल में उसका चेहरा कौन सी दिशा में शुरू किया, अब पूछा, कैंसिल कर दो बेटा, लेफ्ट में 90 डिग्री आ गया, राइट में 180 डिग्री आ गया, ये रहा राइट में, फिर अपने बाएं जो है वो 90 डिग्री मुड़ती है, ये भी 90, 190, 180, ये भी 180, तो पहले भी उसका चेहरा साउथ में था, अब भी उसका चेहरा साउथ में है, उसके चेहरे की दिशा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 22वें का जो उत्तर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट नंबर 23 पर आ जाते हैं। 23 में आपसे दिया गया है इनके संबंध। देखो जब भी बड़ी बड़ी संख्या आ जाए, मान लो आपसे जब भी बड़ी बड़ी संख्या आ जाए तो इनके आपस में रिलेशन होंगे या इसमें जमा घटा कुछ होगा। जैसे 2 से 2 4 डिफरेंस लें, डिफरेंस अगर लेते हैं 4 में से 2 गए 2, 5 में से 3 गए 2, 3 में से 1 गए 2, 2 2 2 2 2 2 2 का अंतर है, यानी इधर 2 2 2 2 जोड़ा गया तो 4 और 2 6 होगा, 1 और 2 3 होगा, तो दोनों गलत हो गया, 2 और 2 4 होगा, तो ये रहा, बस डिफरेंस है, या इन सब का टोटल सेम हो सकता था, ये भी लॉजिक यहां पे हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। नेक्स्ट मेरे भाई आप ये देखिएगा, ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं डिसीजन मेकिंग, आपके में 5 सवाल आए थे,
जब भी डिसीजन मेकिंग का सवाल आ जाए तो आपको अपना टाइम ये पढ़ के खराब नहीं करना, सीधा सवाल पर आना है और सीधा सवाल पर आना है और अपना आंसर आप लोगों को निर्धारित करना है। मेरे भाई शक्ति बल का जन्म, नाम बहुत बढ़िया, शक्ति बल, 2 मार्च 1989 को हुआ, 12वीं में 80। 2 मार्च 1989, 12वीं में 80, ये ठीक है, 12वीं में लोंडा 80% लाया है। 2 मार्च 1989 को हुआ, डेट ऑफ बर्थ यहां पे डेट ऑफ बर्थ इन्होंने पूछा था कितने साल का होना चाहिए, 12वीं हो, बीटेक हो, 70% प्रतिष्ठित होने, 4 ही सवाल यहां पे, 4 ही कंडीशन दी गई है। और चलिए, तो इनमें एज का नहीं है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में 12वीं में 80, 85, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में 85 मिले, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में 85, इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री कम से कम 85 है, ठीक है। उसके बाद इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्रियां हासिल की हैं, इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर और स्नातकोत्तर की डिग्रियां हासिल की हैं, तो उसने से अब ना तो इसने ये बताया कि मुझे अनुभव है, अनुभव कौन बताएगा भाई, तू बताना कि मेरा अनुभव है। अब आप ये कहो कि सर पूरा है, यदि उम्मीदवार मापदंड 8 को छोड़कर तो मामला महाविद्यालय पदार्थ नीचे एक उम्मीदवार के बारे में विस्तृत जानकारी, अरे भाई 1 को छोड़कर है, हमारा एक्सेप्ट 1, ये तो इसका पूरा हो रहा है, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि भाई मेरे पास अनुभव है, तो भाई तू डेटा इनसफिशिएंट दे रहा है, हम तेरा आंकड़े अपर्याप्त बताएंगे। तो आंकड़े अपर्याप्त, अगर ये ना होता तो आप इसको चूज करते। फिलहाल प्रश्न का उत्तर देने के लिए आंकड़े हमारे पास अपर्याप्त हैं। 24 के बाद आ जाते हैं 25 में। 25वें नंबर पर आ गए, सुरेश का जन्म 4 अप्रैल 88 को, 12वीं में 80, स्नातक और स्नातकोत्तर में विशेषज्ञता इंजीनियरिंग 85, XYZ में 5, सारी चीजें पूरी इसकी। देखो डेट तो, एज तो मांगी नहीं इन्होंने, एज तो मांगी नहीं इन्होंने कहा कि इतने साल का लौंडा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये चीजें इन्होंने जरूर मांगी है। तो भाई आप ये देखो, इसके 12वीं में 80, स्नातक और स्नातक में विशेषज्ञता में 85% है, XYZ में 5 साल का अनुभव भी है। तो मेरे भाई यहां पे आप देखिएगा 12वीं में 85 है, बीटेक एग्जामिनेशन है क्योंकि स्नातकोत्तर है भाई, इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल कर रखी, किसी प्रतिष्ठित में 5 साल का अनुभव है, ये चीज भी इसकी ठीक है, ये चीज भी इसकी ठीक है, ये चीज भी इसकी ठीक है। उसे ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन में 85, उसे XYZ इंजीनियरिंग कॉलेज में 5 साल का अनुभव है, उसे स्नातक और स्नातकोत्तर विशेषज्ञता इंजीनियरिंग में है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इसकी इंजीनियरिंग में है और 85% के साथ है। तो मेरे भाई ये सिंपल सी बात है, उसने बीई बीटेक यानी ये जो इंजीनियरिंग कर रखी उसने, ये इंजीनियरिंग कर रखी है और इसमें स्नातकोत्तर की डिग्री भी उसके पास है। तो भाई सारी चीजें इस लौंडे की ठीक हैं, तो हम कहेंगे तेरा सिलेक्शन हो गया। भगवान करे आप लोगों का भी सिलेक्शन हो जाए और आप लोगों का भी सिलेक्शन जरूर होगा भाई, मेरे भाई टेंशन मत लीजिएगा। अब बात करते हैं राजेश के बारे में, क्या कह रहा है राजेश, राजेश क्या कह रहा है। राजेश का जन्म 1988 को हुआ, 12वीं की परीक्षा में, अच्छा इन्होंने एज का कोई मैटर तो नहीं फंसाया यहाँ पे, एज का मैटर यहां भी नहीं दिया, मामला इतने को दिया, एज के बारे में नहीं बताया। तो भाई बात है, बस ये 4 ही चीजें दी हैं। एज अगर आपके पेपर में हो सकता है यहां छूट गया, मेरे सामने यही पेपर है, मैं इसके हिसाब से बता रहा हूं। उसका 12वीं में 70 और 80% और 2 साल का अनुभव, 12वीं में 70, 80% और 2 साल का अनुभव, 12वीं में 70 ये भी फेल हो गया, अनुभव भी 2 साल का है। भाई साहब तेरा सिलेक्शन नहीं होगा ना, भाई तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। बाकी तू चल ठीक है, इंजीनियरिंग वगैरह में ठीक लेके आए, पर तेरा सिलेक्शन हम नहीं देंगे, तो कैंडिडेट विल नॉट बी सिलेक्टेड, आप लोगों का सिलेक्शन यहां पर नहीं किया जाएगा। सारी चीजें ठीक है, अनुभव भी इसका कम है और 12वीं के नंबर भी कम है, 2 चीजें अगर क्रॉस मैच हो जाए तो उसका सिलेक्शन नहीं होता है। उसके बाद 25 वाई 25 होता है, 25 और 2 27, 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7, 7 पर जी होता है, बस इसी से आंसर आ गया, बात खत्म खटाक से। 27वें का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 0 लेवल के सवाल बेटा कुछ है ही नहीं, के एफ का संबंध है, बहुत सिंपल संबंध है बेटा, है ही नहीं उसमें कुछ। के और एच में क्या है, 11, 11 में से 3 गए 8 है ना, उसी प्रकार 11 में से 3 गए 8, एल 12, 12 में से 3, अब के 11 में से 3 गए 8, तो के एफ एक निश्चित तरीके से एच बी 17 और 6 से है, उसी प्रकार के एच 12 एच डी 1 से संबंध है। तो एलपी 6 किसके साथ संबंध है, तो 3 कम हुआ है। अब यहां पे 11 और 8 हो गया, के से एच आ गया। अब एल की अगर हम पालना करते हैं तो एल के लिए तो हमारे पास एल 12, 12 में से 3 गए, हमारे पास यहां पे
ऑप्शन देना चाहिए था, इन्होंने नहीं दिया ना ऑप्शन, इन्होंने नहीं दिया। तो हम यहां पे L12 12 में से 3 गए, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया मेरे भाई, इसको मैं कवर कर देता हूं। ये रहा I आ गया, ये I आ गया, ये मिसप्रिंट है। और 16 में 4, यहां F से भी 4 कम हो गया, 16 में से 4 गए 12, तो ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। ये गलत छपा हुआ था तो हमने इसमें करेक्शन कर दिया, बाकी पेपर में आपके ठीक दिया गया है। दी गई आकृति में कितने घन है? देखो ऐसी आकृति बताने के लिए पहले आप ये समझो 1 2 3 4, 4 इधर होंगे पूरी की पूरी लाइन में, 4 इधर होंगे पूरी की पूरी लाइन में, हवा में नहीं माना, 4 और 4 8 और 1 ये दिख गया 9, 4 इधर है 4 इधर है 8 और 1 9, 1 2 3 9 और 3 12 और एक सबके ऊपर बैठा हुआ है 12 और 1 13, 4 4 8 1 9 9 और 3 12 12 और 1 13, ऑप्शन नंबर सी 29वें का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। कैसे हुए मेरे भाई देख लो, 4 इधर होंगे, और अगर आप कहें कि सर पीछे की क्या गारंटी होंगे नहीं होंगे, देखो दो बातें, 4 3 7 और 1 8 और 1 9 10 11 12, भाई लाइन पूरी होंगी, हमें विजिबिलिटी की बात करनी है तो 1 2 3 4 तो यहां डेफिनेट है, 5 6 अगर इसको कहूं 7 8 9 10 11 12, तो 12 भी हो सकते हैं, लेकिन तीसरे के बाद चौथा लीनियर है, या तो ये इसे दिखा देता, या तो ये इसे दिखा देता कि ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं कहूंगा कि जब 4 घन यहां है तो मेरे भाई 4 इस लाइन में होंगे, नहीं तो ये बराबर की सतह मान लेते हैं हम इसे 8 और 1 9 और 3 12 और 1 13, सी मैक्सिमम संख्या को यहां पर आप प्रेफरेंस देंगे। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा मेरे भाई, यहां पे ऐसी स्थिति में मैंने आपको बड़ी शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है, एक सिंपल सी डाइस आपको बतानी है और ये डाइस बनाकर आप इसका तुरंत आंसर कर सकते हैं। डाइस बनाने की जरूरत नहीं, कॉमन टी है, कॉमन टी है, तो ये बना टीपीएस क्लॉकवाइज बन गया, तो ये हमारा टीपीएस क्लॉकवाइज बन गया, और ये टीयूआर क्लॉकवाइज बन गया, और ये टीयूआर क्लॉकवाइज बन गया, बचा क्यू तो क्यू आएगा बस। अब आप ये देखिए कि Q से U क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आएगा, Q से U क्लॉकवाइज जाएंगे तो S आएगा, बस इतना सा काम था, ऑप्शन नंबर सी। डाइस चैप्टर बेटा बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, डाइस चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया, देखो हमने कहा टीपीएस क्लॉकवाइज है तो वो टीपीएस क्लॉकवाइज है, TUR क्लॉकवाइज है तो TUR क्लॉकवाइज है, तो Q से U क्लॉकवाइज जाएंगे तो निश्चित रूप से क्या आएगा बेटा, S आएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 30वें का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट मेरे भाई, ऑल बॉल्स आर साइंटिस्ट, ऑल पिक्चर्स आर बॉल, तो मेरे भाई ऑल पिक्चर आर साइंटिस्ट 150 मेथड से पढ़ना है, बॉल से बॉल वैल्यू 100 है, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव बन रहा है, 100 इनकम, खर्चा चेक नहीं होगा, 50 पे 50 आ जाएगा। अगर आपको ऑल बॉल्स आर पिक्चर, तो बॉल और पिक्चर कहां से आएगा बेटा, बॉल और पिक्चर इसका डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, लेकिन बॉल पे इनकम 50 है, खर्चा 100 नहीं हो सकता, केवल पहला सही है ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला सही है ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको ये मेथड जानना है तो कोई देखो, अगर आपको ये मेथड जानना तो बेटा जबरदस्ती की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप ये मेथड जानना चाहते हैं, जैसे आपको लगे कि सर हम ये मेथड जानना चाहते हैं, तो मेरा ये बैच स्टार्ट हुआ है, इसमें बैच लेना चाहते हैं तो बैच ले सकते हैं, रीजनिंग स्पेशल का बैच है। लेकिन अगर मैंने ये बैच में पूरी सिलोइज्म की वीडियो कि इनको वर्बली कैसे करते बिना पेन उठाए 150 मेथड सबके लिए मैंने फ्री कर रखा, सबके लिए फ्री है, इस बैच पर जाइएगा, इस बैच में मैंने फ्री डेमो 10 घंटे की क्लास बता रखी सिलोइज्म की, इस बैच पे जाना, इस बैच पे वीडियो पे जाना, सिलोइज्म मैंने डेमो दे रखा है, सारी बैचेस क्लासेस को मर्ज करके 599 रुपए का बेटा ये जबरदस्त बैच है। इस बैच के अंदर मैं भारतवर्ष के सारे चीजों को टारगेट कर दूंगा, कोई पेपर छोड़ूंगा नहीं, खासकर यूपी तो हमारा फेवरेट स्टेट है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ पढ़ा देंगे, चाहे CSET हो, पुलिस एग्जाम हो, स्टेट हो, बैंक हो, रेलवे हो, SSC के तमाम एग्जाम हो। तो मेरे भाई 1 जून से ये बैच आप लोगों के लिए मैं लॉन्च कर रहा हूं, और ये जो करना है वर्बली, तो ये मैंने वर्बली बता रखा कि वर्बली कैसे सॉल्व करना है, ये उसके लिए सभी के लिए फ्री है, आप वहां देख सकते हैं। तो यहां पे 31वें का आंसर यहां पे पहला सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा 31 के बाद आ जाए 32 पे। एक घड़ी 3 मिनट 5 सेकंड में बढ़ती है, एक क्लॉक इंक्रीजेस 3 मिनट्स 5 सेकंड, सुबह 8 बजे सही समय पर स्थापित, उस दिन रात के 10 बजे। एक घड़ी 3 मिनट 5 सेकंड में बढ़ती है, सुबह 8 बजे इसे सही समय पर स्थापित किया गया, उसी दिन रात के 10 बजे घड़ी क्या समय दिखाएगी। अब यार ये सिंपल सी बात अगर मैं यहां पे बात करता हूं, एक घड़ी 3 मिनट
आप एक बात बताओ, एक घड़ी 3 मिनट 5 सेकंड में बढ़ती है या 3 मिनट में 5 सेकंड बढ़ती है? मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, कुछ मिसप्रिंट था। ए क्लॉक एडवांसेस 5 सेकंड इन 3 मिनट्स, ऐसा कुछ होगा बेटा, ये ऐसा कुछ होगा। ये सुबह 8 बजे सही समय पर, तो उस दिन रात के 10 बजे घड़ी क्या समय दर्शन कराएगी? सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक कितने घंटे हो जाते हैं? सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ये 14 घंटे हो जाते हैं। 14 गुना 60 कितनी मिनट हो जाती है बेटा? 840 मिनट हो जाते हैं। अब ये 840 मिनट में कितना बढ़ती है? 840, अब ये 840 मिनट में कितना बढ़ेगी ये आपको बताना है। भाई एक बात बताओ, 3 मिनट में बढ़ती है 5 सेकंड, 1 मिनट में बढ़ेगी 5/3, 840 में बढ़ेगी इतने सेकंड बढ़ चुकी होगी, इतने सेकंड बढ़ चुकी होगी, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 10, 3 अट्ठे 24 और 0, 5 0 0, 5 अट्ठे 40, 4 5 दूनी 10 और 4 14, 1400 सेकंड बढ़ गई। 1400 को अगर मैं 60 से डिवाइड करूं, 1400 को अगर मैं 60 से डिवाइड करूं, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 2 6 ती 18, 23 मिनट हो गई। 6 दूनी 12, 2 बचा, 6 ती 18 और 20 सेकंड और बच गए। तो रात 10 बजे ये 10:23 और 20 सेकंड दिखाएगी। तो इसकी लैंग्वेज थी, एक घड़ी 3 मिनट में 5 सेकंड बढ़ती है। एक क्लॉक एडवांसेस 5 सेकंड इन 3 मिनट्स। ये इनका टाइपिंग एरर था, आप अपने कॉपी में देख लीजिएगा यही टाइपिंग एरर था या आप लोगों को सही बताया गया था। एक घड़ी में 6:30-45 है, तो समय वास्तविक क्या होगा? देखो ऐसी स्थिति में 11:59 और 60 सेकंड में से 11:60 में से घटाते हैं, 6:30 और 45 सेकंड को घटाया जाता है। 60 में से 45 गए, 15 आ गए, 9 का 9 आ गया, 5 में से 3 गए 2, 11 में से 6 गए 5, 5:29 और 15 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी यहां पे आपका उत्तर होगा सवाल नंबर 33 में। भाई हमने क्या किया, एक घड़ी को दर्पण में देखने पर 6:30-45, 11:60 में से घटाते 11:59, ये घंटे ये मिनट ये सेकंड लिख दिया। 60 में से 45 गए 15, 9 का 9, 5 में से 3 गए 2, 11 में से 6 गए 5। वास्तविक समय क्या होगा? तो 5:29 और 15 सेकंड। तो 33वें का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सवाल नंबर 34, यहां पे जेके एलएम बेंच पर बैठे हैं। जेके का पड़ोसी है, एमएन का पड़ोसी है, जेएल साथ नहीं, जो बेंच के दाहिने छोर पर। जो शब्द किसके लिए आएगा? एल के लिए आएगा। जो बेंच के राइट हैंड पर है, राइट हैंड पर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 व्यक्ति हैं। एल, जे एल के साथ नहीं बैठा है, तो जे यहां पर आपको नहीं बैठाना है। जे एम और एन के दाईं ओर बैठा है, यानी कहीं भी एम और एन हो उसके राइट में जे बैठा है। एम एन के राइट में बैठा है, एम एन के राइट में बैठा है, एम एन के राइट में बैठा है, जे को इधर बैठाना है। एम एन का पड़ोसी है, जे के का पड़ोसी है, जे के का पड़ोसी है। अब जे के का पड़ोसी है, जे के का पड़ोसी हम कहीं भी ले सकते हैं। तो मेरे भाई सीधी सीधी बात है, एन और एम तो यहां ले लो। अब मैं यहां के ले सकता हूं, मैं यहां जे ले सकता हूं, ऐसे भी हो सकता है। एल यहां ले लिया, 1 2 3 4। एन एम का पड़ोसी है, एन और एम का पड़ोसी है, और यहां पे एम एन का पड़ोसी है। जे एल के साथ नहीं बैठा, तो हम जे एल के साथ नहीं बैठा रहे। जो बेंच के दाहिने छोर, जे एम और एन के राइट बैठा है, तो जे एम और एन के राइट बैठा है, तो यही स्थिति बनेगी, नीचे वाली बनी नहीं सकती। जे किस स्थान पर बैठा है? राइट से दूसरा है, राइट से दूसरा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34वें का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी से आप बता सकते हैं। एक और हो सकता है, एन एम जे के एल। अब इसमें क्या है, दोनों में चेक करो। जे के का पड़ोसी है, जे के का पड़ोसी है, जे के का पड़ोसी है। एम एन का निकटतम पड़ोसी है, एम एन का है, और जे एल के साथ नहीं बैठा है, तो जे एल के साथ नहीं बैठा है। अच्छा, हमने जे एल के साथ बिठा दिया, तो ये गलत है बेटा। जे एल के साथ नहीं बैठा है ना, तो यहां पे हम जे ले लेते हैं और यहां पे हम के ले लेते हैं। जे यहां नहीं बैठना था, आई अपोलोजाइज, जे यहां नहीं बैठना था, तो यही बनेगा। तो थर्ड फ्रॉम द राइट होगा, और थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए। और हम कह सकते हैं कि ये सेंटर में भी बैठा हुआ है। 35 नंबर पर आ जाते हैं। 35 नंबर में इनको मर्ज करके कौन सी फिगर आप बना सकते हैं?
इनको मर्ज करना है, इनको इकट्ठा करना है। कौन सी फिगर आप यहाँ पे बना सकते हैं? देखो कंजेस्टेड सा पैटर्न दिख रहा है, इन्होंने हमारे दोस्तों ने सही तरीके से इसे छापा नहीं है। अगर ऐसे फिगर की बात करूं तो फिर ये हो सकता है, ऐसी फिगर की बात करूं तो ये हो सकता है। समथिंग समथिंग डिफरेंट इधर मेरे को नहीं दिख रहा है, इधर भी मेरे को नहीं दिख रहा है। अगर मैं ऐसे फिगर की बात करूं, थोड़ी बड़ी सी फिगर, तो ये कट पीस वाली फिगर है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ छापा ढंग से नहीं है इन्होंने, यहाँ इन्होंने ढंग से छापा नहीं है। क्योंकि अगर हम पैटर्न की बात करें ना, तो कहीं भी अपन को कुछ ऐसा मिलता जुलता पैटर्न सा नहीं नजर आ रहा है। तो मुझे ये नहीं पता कि आपकी कॉपी में ये कैसा छापा गया होगा, लेकिन अगर हम एग्जैक्टली यहाँ पे ज्यादा मेल खाने की बात करें तो स्क्वायर जैसे तो कोई पैटर्न है नहीं। तो देख लीजिएगा भाई, मेरे ख्याल से बी यहाँ पे ज्यादा मेल खा रहा है, तो इसमें हम यहाँ पे स्टार मार्क कर देते हैं, हैश लगा देते हैं कि ये क्या है। ठीक है, प्रिंटिंग में इन्होंने ढंग से दिया नहीं है, प्रिंटिंग में ढंग से। कल मंगलवार होगा तो आज के 100 दिन बाद सप्ताह का कौन? कल मंगलवार होगा तो आज मंडे है, आज मंडे है, आज से 100 दिन बाद क्या होगा? 100 को 7 से डिवाइड करो, 100 को 7 से डिवाइड करेंगे 14 सत्ते 98। कल मंगलवार होगा तो आज सोमवार है, सोमवार के बाद मंगल और बुधवार होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो 36वें का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नंबर 37, भाई यहां पे कौन सा सिंबल चेंज करने से इसको सही बना देगा? मैं बार बार कहता हूं पहले डिवीजन को रख के देखा करो, डिवीजन और माइनस को बदल दें, माने यहां पे डिवीजन कर दें और यहां पे माइनस कर दें, तो 19 तिया 57 3 18 54 54 54 और 9 63 63 में से 45 गए 18। ऑप्शन नंबर ए से बात बन गई, ऑप्शन नंबर ए से ही यहां पे बात हमारी बन गई है। ए का मतलब है प्लस, बी का मतलब है मल्टीप्लाई, सी का मतलब है माइनस और डी का मतलब है डिवाइड। तो मान क्या होगा? 16 में से 4 गए 4, 4 प्लस 4 दूनी 8 4 12 में से 2 गए 10 होगा, ऑप्शन नंबर सी। 38वें का आंसर 10 होगा, ऑप्शन नंबर सी 39। सिंपल सी बात है बेटा, यहां पे क्या इसमें कोड दिए गए हैं? ग्लोबल, GLOBAL ग्लोबल को लिखा गया ये, फॉरेस्ट को लिखा गया ये, तो इंपैक्ट को लाडले बच्चों कैसे लिखा जाएगा? तो मेरे भाई जी 2 लिख सकता है या 22, तो जी का अपोजिट करो टी और टी में 2 जोड़ दो, एल का अपोजिट करो ओ और ओ में 2 जोड़ दो, ऐसा है या नहीं? ओ का अपोजिट करो एल और एल में 2 जोड़ दो, अपोजिट करके 2 जोड़ दिया, मतलब सिंपल सी बात है, अपोजिट करके 2 जोड़ दिया, आई 9, आई का अपोजिट आर, आर और 2 20 हो जाएगा, एम का अपोजिट एन 14 और 2 16 हो जाएगा, 16 16 16 ठीक है, यहां से कुछ निकलेगा। पी का अपोजिट पी का के 11 और 2 13 13 13 आएगा। ए का अपोजिट जेड 26 होता है, 26 और 2 28, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे यहां आएगा, अपोजिट करके 2 यहां पर किया गया है। तो मेरे ख्याल से ये आसान है, कोई ऐसा मुश्किल चैलेंज यहां नहीं था। गेम का कोड ये है, तो गेम में तो कुछ है ही नहीं बेटा, 2 जोड़ दिया, फिर 2 जोड़ दिया, फिर 2 जोड़ दिया, फिर 2 जोड़ दिया, तो 16 और 2 18 आर होगा, उसके बाद 12 और 2 14 एन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली आ जाएगा। आप देख रहे हैं सवाल कितनी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं। सवाल नंबर 41, सेट को 37 मिक्स को 35, देखो सब छोटे छोटे सवाल आ जाए तो इनका टोटल करके देखा करो, S19 प्लस 5 प्लस 20, 20 5 25, ये तो हुआ नहीं, अपोजिट देख लो, 19 का अपोजिट 8, 5 का अपोजिट 22, 22 5 27 और 20 का अपोजिट 19 और 8 27, 5 और 22 27 और 20 और 7 27, 8 7 15 15 15, 22 8 30 7 37, यानी यहां पे क्या किया? अपोजिट का सम किया गया है। यहां क्या किया गया मेरे भाई? अपोजिट का सम। वॉर 23 का उल्टा 4 होगा, 1 का उल्टा 26 होगा, 18 का उल्टा 9 होगा, 26 4 30, 30 और 9 39, ऑप्शन नंबर ए 41 का यहां पे आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 42 पर आ जाते हैं, फैक्ट्री मशीनरी उत्पाद के बीच। भाई फैक्ट्री के अंदर मशीनरी भी होती है, फैक्ट्री के अंदर मशीनरी होती है और मशीनरी से उत्पाद बनता है, मशीनरी के अंदर उत्पाद नहीं होता, तो तीनों अलग करना ये गलत हो जाएगा, सर्कल के अंदर सर्कल करना ये गलत हो जाएगा। कुछ मशीनें फैक्ट्रियों में, फैक्ट्री में कुछ मशीनें, मशीनरी फैक्ट्री में ही होगी, तो ऑप्शन नंबर डी को चूज करेंगे, डी को चूज करेंगे तो यहां नहीं होगा, 42वें का आंसर डी होगा। 43 पर आ जाते हैं, ऑक्स और पाम, ये वाला वेन डायग्राम से करा देता हूं बेटा। सारे ऑक बनियन है,
जितने भी ओक हैं वो बनियन हैं, कुछ बनियन पाम है, कुछ बनियन पाम है, कोई पाम ट्री नहीं है, और कोई भी पाम जो है वो यहां पे कह रहे हैं ट्री नहीं है। मना हो गया कि कोई भी पाम को पेड़ नहीं बता सकते, तो ये इनके लिए झगड़ा आ गया, ये इनके बीच में आ गया सीधा सीधा क्रॉस रिलेशन, कह रहा नहीं हो सकता। अब आपको क्या बताना है, ओक और पाम में कुछ कॉमन है, ओक और पाम में कुछ भी कॉमन नहीं है। पूरा का पूरा ओक और ट्री में क्रॉस रिलेशन है, ओक और ट्री में कोई भी क्रॉस रिलेशन नहीं है, नीदर वन नॉर टू। 150 से भी कर सकते हैं, वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से पढ़ा है। 44 नंबर, शब्द कोश के अनुसार क्या आएगा आपको बताना है। तो चौथे स्थान पर क्या आएगा, 5 तो सारे हैं, तो सेकंड लास्ट में देख लो क्या आएगा, आर ई एम, और आर ई एम सबसे लास्ट में तो एन आएगा, और उससे पहले एन से पहले ई आ जाएगा, तो रिमेंबर ऑप्शन नंबर डी। लिखकर बनाया जा सकता है, कौन से शब्दों को लिखकर बनाया जा सकता है, बर्स्ट, बी यू आर, एस नहीं है तो गलत हो गया, हम्बल, एच यू एम बी एल ई नहीं है तो गलत हो गया, आवर्स में एस नहीं है तो गलत हो गया, तो हम्बली ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 46 नंबर, आइए बेटा 46 नंबर पर चलते हैं। ऑनलाइन लर्निंग हैज इंक्रीज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, ऑनलाइन शिक्षण से छात्रों की भागीदारी बढ़ी, छात्रों ने भौतिक कक्षाओं में भाग नहीं लिया, हमें नहीं पता बेटा भौतिक कक्षाओं में भाग, कह रहा है कि ऑनलाइन से भागीदारी बढ़ी है। टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन एंगेजिंग स्टूडेंट, ऑनलाइन तो टेक्नोलॉजी है, ये इसका परिणाम है, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी है तो करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा, जो परिणाम है वो कंक्लूजन में आंसर होगा, ऑनलाइन मींस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट मेरे भाई, एक कथन के बाद दो धारणाएं दी गई हैं, कौन सी धारणा निहित है वो आपको बताना है। स्टेटमेंट वाले सवाल आप जानते हैं मेरे भाई, ये आते हैं, स्टेटमेंट, असम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन। ग्रामीण क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए 17-18 के बजट में केंद्रीय बजटीय आवंटन में 50% की वृद्धि हुई। गांव के लिए कार्यक्रम था, क्षेत्रों के लिए 17-18 के बजट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 25% की वृद्धि की। बढ़ी हुई निधि से ग्रामीण विकास में मदद मिलेगी, और किस लिए बढ़ाया बेटा, मिलेगी, इसलिए तो बढ़ाया गया है। रूरल सेक्टर, ये ग्रामीण की बात कराई, रूरल, ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र की तुलना में अधिक लाभदायक है, ऐसा नहीं है, ये ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा है, शहरी क्षेत्र की यहां कोई बात नहीं हो रही। ऑप्शन नंबर ए, कोई नई बात आ जाती है तो वो गलत होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 47वें का। 48वें का उत्तर, एक कथन और दो तर्क दिए गए हैं, तर्क बताना है। गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग टू प्रोहिबिट कंस्ट्रक्शन, सरकार सुरक्षा कारणों से ऊंची इमारतों के भूतल पर के ग्राउंड फ्लोर पर अपार्टमेंट के निर्माण पर रोक लगाने का प्रस्ताव ला रही है। गवर्नमेंट इज प्रोहिबिट कंस्ट्रक्शन ऑफ अपार्टमेंट ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ हाई राइज बिल्डिंग ऑफ सेफ्टी रीजन, ग्राउंड फ्लोर के कंस्ट्रक्शन पर निर्माण पर रोक लगा रही है कि हाई बिल्डिंग है तो उसके ग्राउंड फ्लोर पर अपार्टमेंट के निर्माण पर रोक लगा दी है। ऐसा यहां पर क्यों किया गया है? लिफ्ट का उपयोग किए बिना आसान पहुंच के कारण भूतल अपार्टमेंट की उच्च मांग है। अरे लिफ्ट का उपयोग का यहां क्या मैटर है? सीधी सी बात है, सुरक्षा कारणों से ऊंची इमारतें ग्राउंड फ्लोर पर अपार्टमेंट के निर्माण पर रोक लगा दी है, तो ये लिफ्ट का काम है। मानसून के मौसम में कई ऊंची इमारतों के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर में पानी भर जाता है। ये तर्क यहां पे क्या है, ऐसा क्यों किया है? सरकार रोक लगा रही है, उसके कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा रही है। तो अगर हम कहें कि एक कमजोर हो जाता है, एक कमजोर करता है दो, एक और दो, दोनों मजबूत नहीं कर रहे। मानसून के मौसम में कई इमारती ऊंची इमारतों के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर में पानी भर जाता है, तो अगर हम यहां पानी भरने की बात को देखते हैं कि सर ये मजबूत हो सकता है, तो हमें यहां पे एक सीधी बात बोली गई है, ये सुरक्षा कारणों के लिए है, ये पानी भरने की वजह से नहीं है। जब मेंशन कर दिया सुरक्षा कारण है, तो पानी का मतलब कहां से आ गया यहां? तो दोनों के दोनों गलत है। सुरक्षा का कोई जिक्र करता, सुरक्षा का जिक्र करता, हम बोल देते ये तो पानी की बात कर रहा है। उसके बाद डेटा सफिशिएंसी पर आधारित प्रश्न, यह बताने के लिए कौन से स्टेटमेंट में दिया गया डेटा पर्याप्त है? यह बताने के लिए कौन से स्टेटमेंट में दिया गया डेटा पर्याप्त है? तो मेरे भाई ये डेटा सफिशिएंसी पर आधारित है। आप इसको देखिएगा कि ये किस आधार पर आप इसका उत्तर दे सकते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में एक और दो कथन शामिल हैं, आपको तय करना है कि क्या ई के संदर्भ में ए किस दिशा में है, सी ईस्ट के नॉर्थ वेस्ट में है, ई के नॉर्थ वेस्ट में, ई के नॉर्थ वेस्ट में सी है, डी सी से पूर्व में है, डी जो है वो सी के पूर्व में, डी यहां भी हो सकता है, डी यहां भी हो सकता है, डी यहां भी हो सकता है, डी सी के पूर्व में है, ए सी के साउथ वेस्ट में है, ए सी के साउथ वेस्ट में है, दक्षिण पश्चिम,
सी का साउथ वेस्ट इधर भी हो सकता है, ए सी के साउथ वेस्ट में इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर नहीं आया, कुछ नहीं पता। ई के संदर्भ में ए कहाँ है, इधर भी हो सकता है, इधर नहीं पता चला। सी ई के नॉर्थ वेस्ट में है, सी। अच्छा, बी ई से पश्चिम में है, बीई के पश्चिम में। दूरी जब तक नहीं बताओगे मेरे भाई नहीं पता लगेगा, दोनों से मिलकर नहीं पता लगेगा। आप दूरी बता दो, दोनों मिलकर भी इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। और इस मोड़ने पर जो घन बनेगा वो आपको चुनना है। देखो जेड पैटर्न होता है, प्लस का अपोजिट स्टार होगा तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है मेरे भाई। और यहां पे इसका अपोजिट ट्राइंगल होगा, क्योंकि इसके अपोजिट तो ये सब चीजें हैं हमारे पास, प्लस का अपोजिट तो स्टार आ गया। अब इसका अपोजिट ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सर्कल का ट्राइंगल है, सर्कल का ट्राइंगल है, जेड में सर्कल का ट्राइंगल है, तो सर्कल का अपोजिट ट्राइंगल है, तो सर्कल और ट्राइंगल कहीं भी एक साथ नजर नहीं आया, सर्कल का ट्राइंगल है। और इसके लिए ये डॉट है, ये व्हाइट डॉट इसकी बगल में नहीं आ सकती, व्हाइट डॉट इसकी बगल में नहीं आ सकती, व्हाइट डॉट इसकी बगल में आ चुकी है। अब उसके बाद मेरे भाई ये ट्राइंगल है, प्लस और स्टार नहीं आ सकता, नहीं आया। उसके बाद सर्कल और ट्राइंगल नहीं आ सकता, तो सर्कल और ट्राइंगल है। अब हम यहां देखते हैं, वैसे तो मेरे लाडले बच्चों में सीधा बता सकता हूं, ये पैटर्न भी आपके लिए जबरदस्त है, ये पैटर्न भी आप लोगों के लिए ही जबरदस्त बताया है। प्लस ट्राइंगल और डॉट, तो ये प्लस हो गया, ट्राइंगल हो गया और डॉट में कलर भर दिया, ये रहा। अब मेरे भाई जो हम बात करते हैं, प्लस का अपोजिट स्टार है, तो प्लस का अपोजिट स्टार यहीं आएगा। और सर्कल का जो है वो ट्राइंगल है, सर्कल का ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का सर्कल हो गया। बचा हमारे पास ये आयत, तो ये आयत ऐसी मैं बना दूं। अब देखो 2 सेकंड में चेक करा देता हूं। ट्राइंगल से प्लस जाऊं तो आयत आएगी, ट्राइंगल से प्लस जाऊं तो आयत आएगी, भाग के आएगी बेटा, ये रहा। प्लस से आयत जाऊं तो सर्कल आएगा, प्लस से आयत जाऊं तो सर्कल नहीं आएगा, ट्राइंगल आएगा, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली बनेगा, 50 में का उत्तर ऑप्शन नंबर डी दिल्ली होगा। तो मेरे भाई बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे भाई अगर मुझे कुछ चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल कर सकता हूं, तो मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां पर मैं लाइव आने की सोच रहा हूं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप जरूर अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या मुझे आप लोगों के लिए डिफरेंट लाना चाहिए। और मैंने फिर कहा मेरे भाई, अगर मेरे स्पेशल बैच में आना है कि भाई अभी रीजनिंग की सर तैयारी उतनी बढ़िया नहीं है, तो रीजनिंग की तैयारी उतनी बढ़िया नहीं है, तो आप ये बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, आपका स्वागत है। आप अपने दोस्तों को रेकमेंड कर सकते हैं, आप मुझसे पढ़े हुए हैं। 2 साल की वैलिडिटी के लिए 1 जून से स्पेशल पढ़ाऊंगा, स्पेशल ही पढ़ाऊंगा। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार आप सभी को। भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल सुपर सेट 11 में आप सभी का स्वागत है। मेरे बच्चों ये वही सेट है जो आज यानी 31 मई को मेरे बच्चे मॉर्निंग में पूरे यूपी में हमने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था। वहाँ जो हमने सवाल पूछे, आज मैं उन्हीं सवालों का वीडियो सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ साथ में। जैसा मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं आपको टॉप 60 रूल के नाम से एक वीडियो लेके आऊँगा, जिस वीडियो के थ्रू आपको कंप्लीट रिवीजन मिल जाएगा बहुत सारे चैप्टर्स का। तो अब वो वक्त आ गया है कि 60 रूल की वीडियो डाली जाए। तो कल सुबह मेरे बच्चे मॉर्निंग में तैयार हो जाइए, मॉर्निंग 8 बजे, सुबह 8 AM पे, 8 AM पे आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें टॉप 60 रूल्स होंगे। रूल ज़्यादा है, नाम हमने टॉप 60 रखा, और मुझे लगता है कि उसके बाद आपको जीवन में कभी दोबारा रिवीजन करने की कहीं और जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ जो पढ़ा देंगे उसके थ्रू आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। काफ़ी सारे चैप्टर का रिवीजन लिया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आएगा भाई। अब हम आते हैं इस मॉक टेस्ट पर, 11 सुपर सेट 11 पर। सेट में आखिरी में जाके क्वेश्चन का लेवल बढ़ा है, स्टार्टिंग में आसानी रखा है। कहता है अंडों की कीमत में 20% की वृद्धि से 24 रुपए में एक आदमी 2 अंडे कम खरीदता है। भाई एक बात सीधी सी है कि 24 रुपए का खर्चा करता था पहले भी और आज भी, लेकिन जैसे ही कीमत 20% बढ़ी तो 24 का 20% निकालेंगे तो 20/100 यानी 24×2 = 48, 4.8। तो हम ये कह देंगे कि भाई 4.8 रुपए जो कीमत में वृद्धि हुई है,
इस 4.8 रुपए की वजह से वो कितने अंडे नहीं ले पा रहा? 2 अंडे नहीं ले। यानी हम ये कह सकते हैं कि 2 अंडे की कीमत जो है वो 4.8 रुपए है, तो एक अंडे की कीमत आई इतनी। तो कह रहा है यार प्रति दर्जन अंडों का रेट बताइए। तो प्रति दर्जन मतलब 12 अंडों की कीमत बताइए। तो 2 छिक 12, 6 8 48, यूनिट डिजिट 8 किसी का है, बहुतों का है, 6 8 48, 6 चुक 24, 4 28। तो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 28.8। कहता है इनमें से किससे पूर्णतः विभाज्य होगा? तो यार आखिरी अंक इवन है, तो तय है ये इवन नंबर से डिवाइड होगा, यानी 2 से। आपको लग रहा होगा आज आसान पेपर हो रहा है। होगा भाई, आसान भी होगा, मुश्किल भी होगा। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा बाद में, तब आपको समझ में आएगा। कह रहा है एक मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात 3:4 है। अल्कोहल और वाटर का रेशियो 3:4, 3:4। कहता है इसमें 8 लीटर पानी मिला दें। जो चीज मिला रहे हैं वो वाटर है। 8 लीटर पानी मिला देने तो रेशियो हो जा रहा है 5:8, 5:8 हो जा रहा है। तो बताइए ओरिजिनल मिश्रण कौन सा था, कितना था? तो ये ओरिजिनल मिश्रण था। तो यहां हमें एक बात ये समझनी होगी कि सर अगर स्टार्टिंग में अल्कोहल और वाटर था, अम्ल व पानी था, तो बाद में भी अम्ल व पानी है, लेकिन पानी की मात्रा तो बढ़ी है, लेकिन अम्ल की मात्रा तो जितनी यहां थी उतनी बाद में भी रहेगी, यानी सेम करनी होगी। तो इसे 5 से गुना, इसे 3 से, इसे 3 से करोगे तो इधर भी 3 से, इसे 5 से किया तो इधर भी 5 से। यानी स्टार्टिंग में अम्ल 15 था तो वाटर रहा होगा 20, बाद में अम्ल 15 ही रहा तो वाटर हो गया 24, तो पानी 20 से 24 हो गया, यानी कितना बढ़ गया? 4 यूनिट। 4 यूनिट 8 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर। 4 यूनिट 8 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर। तो शुरुआत में मिश्रण कितना था? 15 और 20 35, 35 यूनिट का। अब 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर है, तो 35 यूनिट की वैल्यू आएगी 70 लीटर। यानी मेरे बच्चे मिश्रण हुआ 70 लीटर। आई कह रहा है 480 का 75%, 540 का x%, 603 के बराबर है। देखिए दोस्त, 75% की फ्रैक्शन आप जानते हैं क्या होती है? 3/4। कैसे भाई? 25% 1/4, तो 75 3/4। 12 चौक 48, 120 थी 360, तो ये वैल्यू आई 360। 360 उधर जाएगा, माइनस होगा, तो 603 माइनस 360, और यहां बचा 540 का x%। परसेंट माने बटे 100। अब दोस्त मेरे भाई, 0 से 0 गया, 9 से काटेंगे 9 छिक 54, 9 छिक 54, 9 साते 63, 9 चौक 36, 40 है। यहां देखेंगे तो 67 में 40 गया, तो आप कहेंगे जी 27 आया। 2 से काटेंगे 3, 2 5 10, तो x की जो वैल्यू आएगी वो 5 पलट के ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। 3 नीम 27, 9 5 45, तो आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे 45। यानी x की वैल्यू 45। कैलकुलेशन आसान थी, इसलिए बहुत ज्यादा छेड़खानी करने का मन नहीं किया। अदरवाइज अगर सच में ही छेड़खानी करनी होती सवाल से, तो बहुत सारे तरीके थे। कैसे? हम एक काम कर सकते थे। क्या काम कर सकते थे भाई? मैं पूरे में से 9 कॉमन ले देता। कैसे? 9 यहां, 3 यहां से जाता तो बचता कितना? 160। 3 यहां से ले देता तो यहां बचता 25। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, 3 गुना 3, 9 कॉमन ले दिया। यहां से 9 कॉमन लूंगा तो बचेगा 60। यहां से 9 कॉमन लूंगा तो 9 छिक 54, 9 साते 63। आपने कहा हाँ सर, कुछ कुछ बात समझ में आ रही है। अब मैं लगा देता हूं यह डिजिटल सम। भाई यहाँ 5 और 2 7 गुना, यहाँ 6 और 1 7, 7 गुना 7 49, 49 का डिजिटल सम 4। यहां 6 और 0 का डिजिटल सम 6, 6 को किसी से गुना किया तो यहां डिजिटल सम क्या है? 7 6 13, 13 का डिजिटल सम आया 4। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि भाई 4 इधर प्लस का, उधर जाएगा माइनस का। तो यानी यहां ऐसा नंबर लेना है, x का डिजिटल सम ऐसा नंबर लेना है जिससे ये डिजिटल सम 0 आए, तभी तो 4 में 0 जोड़ के 4 आएगा। अब 0 5 5 10 से नहीं आ रहा, 6 5 11 से नहीं आ रहा, 5 3 8 से नहीं आ रहा, केवल और केवल मेरे बच्चे 4 और 5 से आ रहा। तो ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। आइए, देखिए यार, अगर डेसिमल हटा दें
तो 1024 और नीचे बचा 256। आपने कहा यार बिल्कुल सही बात है, आपने कहा इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब 256 का ये 4 गुना है, डायरेक्ट पता है, क्योंकि 25 का 4 गुना 100 और 6 का 4 गुना 24, यानी 1000 जमा 24। और 4 का वर्गमूल निकालोगे तो सीधा आंसर आएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। कहता है यार इनका है ना औसत ज्ञात करिए, इनका एवरेज निकालिए। तो एवरेज निकालने का बेसिक फंडा क्या होता है भाई, सबको जोड़ो, 3 की पावर 30 जमा 3 की पावर 60 जमा 3 की पावर 90, और जितने नंबर उससे भाग दे दो, यानी 3 से भाग दे दो। तो 3 से इसे भाग दोगे 29 बचेगा, 3 से इसे भाग दोगे पावर ऊपर जाएगी 59 बचेगा, और 3 को इसे भाग देंगे तो 89 बचेगा। तो एक एक कम पावर वाला मेरा डायरेक्ट औसत आएगा। कहते हैं यार ताश की एक गड्डी से यादृच्छिक रूप से एक कार्ड निकाला जाता है। जब भी आप एक कार्ड निकालेंगे तो टोटल आउटकम हो सकते हैं 52। आपने कहा जी ठीक है। अब कह रहा है या तो जो निकाला गया कार्ड है या तो पान हो, पान जो होते हैं वो 13 पत्ते होते हैं, पान के 13 पत्ते होते हैं, या फिर रानी हो, रानी होती है 4, लेकिन एक रानी तो पान के पत्तों में आ चुकी है, तो बची कितनी रानियां, 3। और राजा हो या राजा हो, राजा होते हैं 4 लेकिन एक राजा पान के पत्तों में आ चुका है, तो बचे कितने राजा, 3। इनको जोड़ेंगे तो 3 3 6 और 13 19/52। ऑप्शन सी मेरा आंसर। कहता है 20 लोगों को औसत 4000 रुपए, अन्य 25 लोगों का इतना है, तो पूरे ग्रुप का बताइए। कह रहे यार 20 लोग हैं, इनका औसत 4000 रुपए, 25 लोग हो रहे हैं यार, इनका औसत 2500 रुपए, सभी का औसत क्या करिए। अब ये कईयों बार आपको पढ़ा रखा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का आप रेशियो ले लिया करें। तो 5 चौक 20, 5 5 25, आप ये मानिए कि यहाँ 5 बच्चे हैं, यहाँ 4 बच्चे हैं, बस इतना। आपने कहा ठीक है, क्यों नाराज होना इतना। दूसरा, आप चाहें तो यहां एक काम कर सकते हैं कि एक तो इन्हें गुना कर सकते हैं, 4 चौक 16, 5 5 25, 1250, मतलब 12500, और 16000 जोड़ देंगे, फिर 9 से भाग दे दें। या को समझिएगा अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो। अब आपको एक बात समझ में आ गई कि हम जो भी औसत निकालेंगे बटे 9 आएगा। बटे 9 आएगा तो या तो कट पिट के आंसर खत्म हो जाएगा, अगर कटा पिटा नहीं तो हमको ये बात पता है कि 1/9 जो आता है ना, उसमें डेसिमल के बाद 0.11 आता है। अगर मैं 2/9 करूंगा ना तो दशमलव के बाद 0.22 आएगा, फिर 0.33 आएगा, और ऐसे ही आगे। हाँ जी, तो हर हाल में डेसिमल के बाद वाला जो नंबर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। ये है तो ये आंसर हो सकता है, ये नहीं है, ये नहीं है 11 का मल्टीपल, ये नहीं। तो केवल और केवल ऑप्शन ए ही मेरा राइट आंसर। दूसरा अब सोल्व भी कर लेते हैं। देखिए डिटेल तो ये हुआ, 4 को 4 से गुना किया 16000, 5 को 25 से गुना किया 12500, और भाग दे देंगे 4 और 5 9 से, ही मेरा आंसर। एक तरीका था मेरे बच्चे। दूसरा तरीका यह है कि मैं अपनी तरफ से औसत मान लूं। मैं मान लेता हूं कि एवरेज 4000 है, तो ये तो 0 हो गया। ये कितना कम है, या मैं इसको मान लेता हूं औसत, मैं मान लेता हूं कि एवरेज 2500 है, तो 2500 होने से ये तो कैलकुलेशन 0 हो गई। ये कितना बढ़ा है, 1500 बढ़ा, 1500 कितना हो गया 4 पे, तो 6000 बढ़ा। अब 6000 कुल मिला के बड़ा आया कितनों पे जी, 5 और 4 9 पे, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2000/3, यानी 666.66। जोड़ेंगे तो 6 6 4 5 11 2 3, 3166.66 मेरा राइट आंसर। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। क्लियर है दोस्त। अब आइए आगे। देखिए यार, ए बी सी डी, ए 1/3, बी 1/4, सी 1/5 है, और डी की वैल्यू 1/6। हमें इनका रेशियो निकालना है। तो जब भी हम इनका रेशियो निकालना चाहते हैं तो सबसे पहला काम क्या करिए कि हमें इनका एलसीएम ले लेना चाहिए। तो 3 4 5 6 का एलसीएम क्या है, 60।
तो 60 से सबको गुना कर दो। 60 से गुना करेंगे तो ये आएगा 20, 60 से गुना करेंगे आएगा 15, 60 से गुना करेंगे 5 12 60 और 60 से गुना करेंगे 10। तो ये एक्चुअल में ABCD का रेशियो होगा। तो इनका पेनों की जो संख्या होगी ना, 15 12 27 और 20 47 और 10 57 यूनिट होगी। तो मेरे बच्चे या तो मेरा आंसर 57 यूनिट होगा, या तो मेरा आंसर 57 यूनिट होगा, या 57 का कोई भी मल्टीपल होगा। अब ये तो 57 के मल्टीपल है नहीं, एक ही है, तो यही मेरा आंसर होगा, ऑप्शन ए। कहते हैं यार ए किसी काम को 16 दिन में कर लेता है, बी 24 दिन में कर, ए 16 दिन में कर ले रहा है और बी उसी काम को मेरे बच्चे 24 दिन में कर। एलसीएम लोगे 48, 16 थी 48, 24 दूनी 48, बिल्कुल ठीक है। कहता उन्होंने एक साथ काम करना शुरू कर दिया, लेकिन काम पूरा होने से 2 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। कह रहे यार ए और बी दोनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, लेकिन जिस दिन काम खत्म हुआ उससे 2 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, यानी बी तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक था। अब कुल मिला के कहानी इतनी है, कुल मिला के मेरे बच्चों कहानी इतनी सी है सर, कि अगर वो आखिरी के 2 दिन भी ए काम पे आ जाता तो दो कितना काम, मतलब 48 काम तो करना ही था। अगर आखिरी 2 दिन हम ए को करवा लेते तो 3 दूनी 6 यूनिट काम और हो जाता, तो उस हिसाब से काम हो जाता 54। लेकिन अब फायदा ये होता कि ए और बी आखिरी तक होते, तो ए और बी आखिरी तक होंगे तो टोटल एफिशिएंसी 3 और 2 5, 5 से भाग देंगे तो 10.8 देंगे, ऑप्शन सी। देखिए यार सवाल में कह रहा है कि 8,000 रुपए का कोई प्रिंसिपल है जी, बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है कि 8% की दर से साधारण ब्याज बताया गया है और 8 वर्ष तक आपको ब्याज मिलना है। तो बताओ यार मिश्र धन कितना हो जाएगा। मिश्र धन का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो मेरे दोस्तों ये बताना कि 8% की रेट से 8% की रेट से 8 साल का ब्याज कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे 8 64% हो जाएगा। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती, 64% ब्याज हो गया तो हम कह देंगे कि 164% मिश्र धन हो जाएगा। अब कैलकुलेशन बैठाएंगे तो कहेंगे जी देखिए परसेंट से 2 जीरो कटी, आंसर में 1 जीरो तो आएगी आएगी, 8 चौक 32 यूनिट डिजिट 2 आएगा। तो देखिए 20 है क्या आखिरी में कहीं, तो एक ही ऑप्शन है, यही मेरा आंसर। देखिए मेरे दोस्त सवाल ने क्या कहा है, सवाल ये कह रहा है एक टंकी का 1/4 भाग ए द्वारा 3 घंटे में भरा जाता है। तो 1/4 पार्ट जो है वो 3 घंटे में भरा जाता है, तो पूरा काम कितनी देर में भरा जाएगा, 4/1 यानी 12 घंटे में। यानी जो पहला पाइप है वो पूरी टंकी को 12 घंटे में भर लेता है, जबकि कह रहा है 1/3 पार्ट जो है वो 2 घंटे में भरा जाता है, तो पूरा काम कितनी देर में भरा जाएगा, 3/1 यानी 6 घंटे, 6 घंटे में भरा जाएगा। हाँ जी, अब आते हैं आगे। कहते हैं यदि दोनों पाइपों को खुला छोड़ दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो मेरे भाई 12 और 6 का एलसीएम 12, 12 एकम 12, 6 दूनी 12, तो 12 यूनिट काम करना है, दोनों मिल जाए 1 घंटे में, 1 और 2 3 यूनिट, तो कितना टाइम लगाएंगे, 4 घंटे का समय लगाएंगे, यही मेरा राइट आंसर। देखिए यार डीआई का सवाल है, कह रहे यार ये हिस्टोग्राम है, इसको ध्यान से पढ़ लो। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज वेट इज लेस देन 50 किलोग्राम। कहता है एक्स उन बच्चों की संख्या है जिनका वजन 50 किलोग्राम से कम, 50 किलोग्राम से कम। तो भैया 20 बच्चे यहां हो गए, क्योंकि ये वेट दे रखा है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं। तो 20 बच्चे ये हैं जिनका वजन 50 से कम है, और 45 बच्चे ये हैं जिनका वजन 50 से कम है। भाई ये है ना 50 किलो वजन, तो बाकी तो इससे ज्यादा वाले हो गए, तो कम वाले जो बच्चे 45 और 20 65। आपने कहा जी ठीक है आप। और कहता है वाई वो बच्चे हैं जिनका वजन 50 से ज्यादा है, वाई उन छात्रों की संख्या जिन नहीं वाई उन छात्रों की संख्या जिनका वजन 60 किलो से ज्यादा है। तो 60 किलो राजा यहां हुआ, तो इससे ज्यादा 40 हो गया जी, और 5 45 हो गया, तो 45 उन बच्चों की संख्या है। कहता है यार रेशियो ले लो, 5 से काटा 13, 5 नीम 45, 13:9। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। देखिए दोस्त सवाल में कह रहा है कि दोस्त एक ठोस लंबवर्तीय बेलन है,
उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 1617। 1617। तो पहली चीज, जो टोटल सरफेस एरिया होता है बेलन का, वो होता है 2πr(h+r). कहता है यार ये जो वैल्यू दे रहे हैं ना, ये आपको दे रहे हैं 1617, और कह रहा है कि इसके आधार का व्यास है 21, तो रेडियस हो जाएगी 21/2। तो आर की वैल्यू आ गई 21/2। आपने कहा यार बात सही, आगे बढ़ो। अब तो कहता है इस बेलन का आयतन ज्ञात करिए। तो बेलन का आयतन क्या होगा? पाई, पाई माने 22/7। मैं पहले फार्मूला लिख देता हूं, पाई r²h। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21/2, तो 21 गुना 21/2 गुना 2 इंटू में हाइट। हमें इसकी वैल्यू निकालनी, और ये वाली वैल्यू मेरे बच्चों दे रखी है सवाल में। मेन कहानी ये है कि हमें कुछ भी ना करें तो भी हमें पता चल रहा है कि 22 है, और 22 है तो मतलब 11 है। तो 11 को चेक कर लेते हैं यार। 11 चेक करते हैं तो 5 2 7, 4 3 7, तेरी है 7 3 10, 9 1 10, 5 4 9, 8 1 9, 5 2 7, 8 2 10। देखो एक ही चीज निकल पाई इस सवाल से, क्या कि भैया जो डी ऑप्शन है ना, यही 11 से भाग नहीं जा रहा, बाकी सारे 11 से भाग जा रहे हैं। मतलब यही मेरा आंसर नहीं हो सकता, बाकी तीनों आंसर हो सकते हैं। अब मैं 7 से काटूंगा तो यहां 3 बचा। अब मैं ये तो नहीं जानता कि भाई 3 आगे काटेगा कि नहीं काटेगा, हो सकता है बटे में 3 आ जाए, अदरवाइज मैं 3 का मल्टीपल भी ढूंढ सकता हूं। लेकिन मुझे 21 दिखाई दे रहा है, और 21 में ये बात पता है कि 21 के अंदर 7 मौजूद है। तब मैं वो ऑप्शन ढूंढूंगा जो 7 से भाग हो जाए। 7 से भाग जाना है तो 7 7 49, 7 6 42 नहीं जा रहा जी। 7 5 35, 7 6 42, ये भी भाग नहीं जा रहा। 7 6 42, 7 3 63, 7 21, ये भाग जा रहा है। तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। लेकिन बात यह है कि अगर हमें सोल्व ही करना पड़े तो हम कैसे करें, उस बात पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्त, हाइट भी तो चाहिए। तो 2 पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 21/2, h+r। आर को थोड़ी देर में देखेंगे क्या है, 1617। देखो यार, 7 या 21, अब 3 से काटेंगे, 3 5 15, बचा 1, 3 3 9, 3 9 27। 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 चुक 44, 11 दूनी 99। अब 2 से 2 काटा तो h+r, आर की वैल्यू क्या है 21/2, बराबर आ गया 49। और ये 2 बचा हुआ था, ये पलट के इधर आ। आपने कहा जी बात सही है। अब यहां से हाइट निकलेगी, तो 2 तो है ही, घटाएंगे तो 9 में से 1 गया 8, 4 में 2 गया 2/2 है। तो हाइट जो आ गई मेरे बच्चे, वो आ गई 14। अब हाइट हम यहाँ 14 रखेंगे क्योंकि हाइट चाहिए थी। तो देखो यार, 2 से काटा 7 आया, ना 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 11 आया, 2 से काटा 7 आया। अब अपन बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब अपन ये काम भी कर सकते हैं कि हमें पता चल गया 11 तो पहले ही रिजेक्ट हो चुका था, 7 चेक कर सकते हैं, यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हैं, या 3 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। देखो मैं सबसे पहले लगाऊंगा यूनिट डिजिट। तो भाई जो भी मेरा आंसर होगा ना, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 7 21, 1 आना चाहिए। तो एक इन्हीं दो में, तो ये 2 ऑप्शन वैसे कट गए। अब मैं 3 की डिविजिबिलिटी लगा लेता हूं, क्योंकि 11 लग नहीं रहा, तो 3 गया, 9 गया, ये नहीं जा रहा, बचा ऑप्शन ये 8 4 12, 5 और 6 भाग जा रहा। तो बड़े सारे तरीके सवाल सोल्व करने के। कहते हैं यार मीडियन बताइए। देखिए मेरे बच्चे, जो अगर स्ट्रेट सीधे सीधे डाटा दे रखे ना, तो मीडियन निकालने का एक बेसिक तरीका है, सबसे बड़ा हटाओ सबसे छोटा हटाओ, काटते चले जाओ, बात खत्म। जैसे यहां सबसे बड़ा है 35 और सबसे छोटा है 25, काट दिया। 35 के बाद बड़ा क्या बचा जी, 33, और 25 के बाद बड़ा क्या बचा, 27। फिर 33 के बाद बड़ा क्या बचा, 32, और 27 के बाद बड़ा क्या बचा, 29। तो बचा 30, यही मेरी मीडियन हो गई। नहीं तो फिर दूसरा तरीका क्या है कि पहले इन्हें लगाओ सीक्वेंस में। पहले तो आप डाटा देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं। तो मीडियन निकालने का मतलब तरीका होता है कि ओड नंबर है तो 1 जोड़ के आधा कर दो। 7 3 8, 8 का आधा, 4th नंबर।
अब सीक्वेंस में लगाएंगे तो सबसे पहले 25, 25 का 27, 27 का 29, 29 का 30, फिर आगे लगाएंगे तो चौथा नंबर 30 का है, तो यही मेरी मीडियन हुई। कह रहे यार अगर किसी ट्रायंगल की साइडें 10, 12, 18 हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। राइट एंगल तो बन नहीं रहा, हीरो फार्मूला लगाना होगा। तो पहले निकालेंगे एस सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप, तो सबका जोड़ बटे 2, 18 और 12 30, 30 और 10 40, 40 का आधा 20। फिर निकालेंगे एरिया, एरिया का क्या फार्मूला हो जी, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो देखिए यार एस कितना है 20, 20 में से 10 गया 10, 20 में 12 गया 8 और 20 में 18 गया 2, माफ करना। अब 8 दूनी 16 का वर्गमूल 4 आ गया, 0 0 1000 1000 का ना 100 100 का वर्गमूल 10 आ गया और बचा √2। तो 40 √2 मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर, ऑप्शन डी। कहते हैं यार 900 किलोमीटर की यात्रा 11 घंटे में पूरी करनी है। घंटे कितने लगाने हैं आपने, 11 घंटे। अब कहता है 2/5 भाग, तो 900 किलोमीटर का 2/5 भाग, तो 900 किलोमीटर का 2/5 भाग। कहता है इतनी डिस्टेंस को चला है 60 की स्पीड से, तो बाकी जो बच गया, बाकी कितना बच गया, 900 किलोमीटर का 3/5। भाई 2/5 चल गया तो बचा कितना, 3/5। 2/5वां भाग अपने आप में कह रहा है कि 5 में से 2 चल ली तो 3 बच गई। कहता है वो किस स्पीड से चलेगा, तो 60 की स्पीड से ये जाएगा तो कितना टाइम लगाएगा, देखते हैं। 6 5 30, 300 से काटेंगे 3, 3 दूनी 6 घंटे। यहां 6 घंटे लगे, टोटल 11 घंटे लगे। तो 11 में से 6 घटाएंगे तो यहां कितने घंटे लगे होंगे, 5 घंटे। तो यानी इस डिस्टेंस को उसने 5 घंटे में ट्रेवल किया होगा, तो 5 से भाग देंगे। तो देखो 5 5 25, 25 को 100 से काटोगे आएगा 4, तो आंसर आएगा 9 गुना 4 गुना 3, 9 चौक 36 थी 108, तो स्पीड आएगी 108। कहता द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए टोटल ऑफ 1600 एम्प्लॉय इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ ए कंपनी, रेशियो मेल एंड फीमेल। देखो यार चार्ट अगले पेज पे ये कह रहा है कि भाई 1600 आदमी थे। अब 1600 आदमियों की संख्या यहां दिखाई हुई है, और आपसे जो पूछा हुआ है ना वो पूछा है कंपनी में महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। अब ध्यान से देखना और बात को समझना। एम्प्लॉय है 1600, पक्का। अब ये जो टोटल होता है ना मेरे बच्चे, ये सारा टोटल होता है कितना, 3 2 5 5, ये सारा टोटल होता है 100% हमेशा ही, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर 100% की वैल्यू 1600 है, तो काट पीट के हम कह सकते हैं कि सर 1% की जो वैल्यू है, 1% की जो वैल्यू आएगी दैट इज 16। 1% की वैल्यू 16 है। हाँ जी, अब आ गया। किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं। अब वो ये कह रहा है कि यार एचआर में मेल 3 और फीमेल 5 है, तो एचआर कहां है, ये रहा। तो 8 को जब 3:5 में बांटेंगे तो हमें तो महिलाएं चाहिए, तो महिलाएं कितनी है, 5। तो इसमें महिलाएं हैं 5%, क्योंकि 8 को 3 5 में बांटेंगे 5 आया। आईटी में 2 3 है तो महिलाएं 3 है, तो 2 3 में बांटेंगे, 15 को 2 3 में बांटेंगे तो 2:3, 2 और 3 5, 5 3 15, तो 3 3 9, तो महिलाएं हुई यहां 9। अकाउंट यूनिट में, अकाउंट यूनिट में 3 साथ में बांटेंगे तो 3 और 7 10, 10 यूनिट कितना है, 2.5 25 को, भाई 3 और 7 10, 10 यूनिट 25 को, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी, 25 आते 175, यानी 17.5। यहां महिला हुई 17.5। भाई मैं ये कह रहा हूं कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में समझने की कोशिश करना, सवाल कोई भी मुश्किल नहीं होता। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 25% लोग हैं कुल मिला के, इसमें मेल फीमेल जो हैं वो 3:7 में, तो 3 और 7 10, 10 यूनिट 25, तो 1 यूनिट 2.5, तो 7 यूनिट 17.5। हाँ जी, अब आते हैं आगे मार्केटिंग में। मार्केटिंग में 7 4 11, 11 दूनी 22, तो 2 चौक 8, तो महिलाएं हैं 8। आपने कहा यह बात सही है। अब आते हैं प्रोडक्शन में 5 3 8 और यहां है 30,
तो भैया 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 30 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 तिया 24 और 8 7 56, 8 5 40। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 3.75। भाई 5 और 3 8, 8 यूनिट इतने को, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो गुना 3। तो यहां देखेंगे तो ये आएगा 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, 3 3 9 2 11। अब कुल मिला के ये जो सेटिंग आई है ना, ये कुल मिला के परसेंटेज में महिलाओं की संख्या आ गई कि भाई प्रोडक्शन में इतनी है, मार्केटिंग में 8 है, इसमें 17.5 है, इसमें 9 है, उसमें 5 है। अब इन्हें जोड़ देंगे तो 5 आया, 5 2 7 आया, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25 और 5 30, 1 और 1 2 और 3 5। तो कुल मिला के जो महिलाएं हैं वो 50.75% है, 50.75% है, यानी 50% से थोड़ी ही ज्यादा है। तो टोटल महिलाएं कितनी थी, 1600। तो 1600 का 50% कितना होता है, 800, यानी 800 से जस्ट ज्यादा। ये 800 से कम है, ये 800 से कम है, ये बहुत ज्यादा है। तो 800 से जस्ट ज्यादा 812 है। या फिर आपको पता है कि 1% की वैल्यू 16, तो भाई 50.75% की वैल्यू कितनी, गुना 16। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आएगा। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा। कह रहे यार एक रेलगाड़ी 36 की स्पीड से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। तो बाबू, अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो कितनी दूरी चलनी होगी, तो आप कहेंगे जी जितनी ट्रेन की लेंथ है। तो हम कह सकते हैं जी ट्रेन की लेंथ पता चल गई, स्पीड दे रखी 36 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड के लिए 5/18, और कहता है जी 10 सेकंड में तो कार्रवाई बैठ गई। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, यानी 100 सेकंड। तो हम ये कह सकते ना 100 मीटर, हम ये कह सकते हैं कि ट्रेन की लेंथ है 100 मीटर। आपने कहा जी ओके। अब कहता है इस ट्रेन को पार करना है क्या, एक प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी, 55 मीटर। तो अब कितनी दूरी चलनी है, तो 100 और 55, 155 मीटर दूरी चलनी। अगर आप थोड़े से समझदार हैं मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, तो हम एक बात ये कह सकते हैं कि कोई ट्रेन किसी आदमी को 10 सेकंड में पार कर रही है, तो इसका मतलब वो ट्रेन अपने आप को 10 सेकंड में पार कर रही है। अगर कोई ट्रेन आदमी को 10 सेकंड में पार कर रही है, मतलब वो ट्रेन अपने आप को 10 सेकंड में पार कर रही है। अपने आप को मतलब अपने आप जितनी लंबाई 10 सेकंड में पार कर रही है। और ट्रेन की लंबाई कितनी है, 100 मीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि यार 100 मीटर चलने में 10 सेकंड लगते हैं। तो 1 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे 100/10, मतलब 10/100। तो 155 चलने में कितना टाइम लगेगा, 155 गुना कर दो, तो 15.5। ये मेरा आंसर। एक चीज और, ये तो था डिटेल मेथड, अब एक स्मार्ट अप्रोच समझिए। देखिए ये सब मैंने जो क्वेश्चन पिक किए हैं, ये हाल फिलहाल में जो यूपी में क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, उन्हीं से मैंने ये सवाल तैयार किए हुए सेट बनाया हुआ। अब अगर आप थोड़ा दिमाग दौड़ाएंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी, क्या कि अगर कोई ट्रेन खुद की लंबाई को 10 सेकंड में पार कर ले रही है, खुद की लंबाई को 10 सेकंड में पार कर ले रही है, तो वह खुद की लंबाई और 55 मीटर और ज्यादा चलना होगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो 55 और खुद की लंबाई जमा 55 और, तो ये तो तय है कि 10 सेकंड से ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि खुद को 10 सेकंड में पार करती है, खुद के अलावा भी कोई चीज पार करनी है, तो यानी 10 सेकंड से ज्यादा समय लगेगा। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। आइए मेरे भाई, ये 25 है, 48 को 6 से भाग दिया 8, क्योंकि पहले डिविजल थी, 12 दूनी 24। अब 25 24 49, 49 में 8 गया 41। देखिए आसान आसान सवाल भी दे रखे हैं, सेट बहुत मॉडरेट बनाया है, बहुत प्यारा सवाल है। कहते हैं यार एक गोल है स्विमिंग पूल, ये कोई स्विमिंग पूल है, दिस इज वेरी गोल, भाई गोल हो जा भैया, ये गोल स्विमिंग पूल, ठीक है जी, ये स्विमिंग पूल गोल है मेरे दोस्त।
ये जो हरे हरे रंग की आपको चीज दिखाई दे रही है, ये बेसिकली इसके सीमेंटेड दीवार है। स्विमिंग पूल गोल था तो अंदर सीमेंटेड दीवार लगा रखी। अब कह ये रहा है कि जो ये कंक्रीट की दीवार है, इसका एरिया अंदर वाले स्विमिंग पूल के एरिया का 11/25 है। यानी वो ये कह रहा है कि इसका एरिया अगर 25 है तो इस दीवार का जो एरिया है वो 11 है, 11 है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई छोटे अंदर वाले का, यानी अंदर वाले के जो एरिया है, एरिया इनसाइड और एरिया आउटसाइड, इसका रेशियो हम ले सकते हैं। यानी बाहर वाले का वॉल्यूम ना, बाहर वाले का एरिया और अंदर वाले का एरिया। तो अंदर वाले का एरिया 25 है और दीवार का एरिया 11 है, तो 25 में 11 जोड़ेंगे 36 आ गया। तो ये है मेरे बच्चे एरिया का रेशियो। तो मुझे यहां से अगर साइड का रेशियो निकालना हो, साइड का मतलब है रेडियस का रेशियो निकालना हो, तो वो होगा इसका स्क्वायर रूट। तो 25 का वर्गमूल 5 और 36 का वर्गमूल 6। इसका मतलब छोटे वाले की रेडियस 5 होगी तो बड़े वाले की रेडियस 6 होगी। तो जो डिफरेंस आएगा दीवार का वो कितना आएगा, 1 यूनिट का। और 1 यूनिट दे रखा है, 4 मीटर मोटी दीवार है, तो 1 यूनिट 4 मीटर, तो 5 यूनिट 20 मीटर। तो स्विमिंग पूल की जो दीवार है ना, स्विमिंग पूल की जो रेडियस है वो 20 मीटर है, पूल की त्रिज्या 20 मीटर है। कहता राजन 20 रुपए में 21 कलम खरीदता है, यानी 21 आर्टिकल 20 रुपए में खरीद लाया, और कह रहा है 20 आर्टिकल बेचते वक्त 21 रुपए में बेच दी। तो प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो आर्टिकल इक्वल करोगे तो 20 को 20 से गुना करो, क्रॉस करते हैं, तो 20 20 400, और 21 को 21 से करेंगे 441। तो मेरे बच्चे इसका मतलब 41 यूनिट का प्रॉफिट कमा लिया आपने। 400 पे तो 100 पे कितना, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटेंगे 10.25। तो यानी प्रॉफिट परसेंट होगा 10.25%। कह रहा है यार पी क्यू तथा आर एक व्यापार शुरू करने के लिए क्रम से इतने इतने रुपए का निवेश करते हैं। पी क्यू तथा आर एक व्यापार स्टार्ट करने के लिए 14,000, 18,000 और 24,000 रुपए का निवेश करता है। हाँ जी। तो साल के आखिर में 25,480 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो पी और क्यू के हिस्सों के मध्य का अंतर ज्ञात करना। देखिए पहले यहां से रेशियो लेते हैं, 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो, 2 7 14, 2 नीम 18 और 2 12 24। यह आ गया इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपने कहा यार ये बात तो सही है। अब कह रहा है टोटल जो प्रॉफिट है वो दे रखा है, तो 12 और 9 21 और 7 28, 28 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी, 25,480। कह रहा है पी और क्यू के हिस्सों का अंतर ज्ञात करें, तो अंतर हुआ 2 यूनिट, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब मेरे बच्चे सवाल को काटिए पीटिए नहीं, आपको ये तो पता ही है कि सवाल के आखिरी में एक जीरो तो आएगी आएगी, ये तो तय है। तो 2 को 8 से गुना करेंगे, यहां यूनिट डिजिट आया 6 और यहां नीचे यूनिट डिजिट है 8। अब सोचिए 8 को किससे गुना करेंगे 6 आए, तो आप कहेंगे 8 को 2 से गुना करोगे तो भी 6 आएगा, 8 को 7 से गुना करोगे तो भी 6। यानी आंसर के आखिर में 20 है तो भी आंसर हो सकता है और 70 है तो भी आंसर हो सकता है। तो बाबू ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन ए भी ठीक है और ऑप्शन सी भी ठीक है। अब अगर तुक्केबाजी लगानी थी तो हम ये समझ गए थे ए और सी में से आंसर है। अब थोड़ा आगे चल लेते हैं कैसे। भाई एक बात बताओ, थोड़ी देर के लिए अगर मैं यहां 25,000 भी मान लूं और 25 को 2 से गुना कर दूं तो 50,000 हो जाएगा। आपने कहा तो बिल्कुल सही है। अब मुझे बताना कि 28 के 2 गुने से छोटा है कि 28 के 2 गुने से बड़ा है। तो आप कहेंगे 28 का 2 गुना होगा 56,000। यानी अगर यहां 56,000 होता तो आंसर 2,000 आता, लेकिन 56,000 से कम है तो 2,000 से छोटा आएगा। वो एक ही ऑप्शन है, सी मेरा आंसर हो गया। दूसरा, मतलब मजे लेने के लिए बहुत सारे तरीके हैं यार आपके पास।
दूसरा आप डिजिटल सम ले लो ना यार, इतना क्यों नाराज होना सवाल पे। डिजिटल सम कैसे लेंगे भाई? देखो 8 2 10 ये तो अपने आप में एक दे गया, 5 4 9 हो गया, 8 2 10 1 1 2 नहीं 2, तो डिजिटल सम 2 आना चाहिए। 7 दोनों इसका तो 6 आ रहा है, हटा दो। 8 2 10 और 11 इसका 2 आ रहा है, यानी ऑप्शन सी। देखिए यार, कह रहा है सुरेश कवर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन डायरेक्शन ऑफ रिवर। कहता है अगर आप बहाव में जाओगे नदी के तो स्पीड हो जाएगी बोट प्लस वाटर। तो कह रहा है कि 34 किलोमीटर की दूरी आपको तय करने में 4 घंटे 15 मिनट लग रहे हैं। 15 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, 15 कम 15, 15 चौको 60, तो 4 सही 1 बटे 4 घंटे, नहीं 4 चौक 16 और 1 17 बटे 4, 4 प्लट के ऊपर 17 दूनी 34, 4 दूनी 8। तो बोट प्लस वाटर की जो स्पीड है ना मेरे बच्चे, बोट प्लस वाटर की जो स्पीड है वो है 8। हाँ जी, बोट प्लस वाटर की स्पीड है 8, जबकि सवाल में कह रहा है कि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चले तो बोट माइनस वाटर होगा। तो कहता है 19 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 10 मिनट में ट्रैवल करता है। 3 घंटे 10 मिनट, 10 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, तो 6 3 18 और 1 19 बटे 6, 6 प्लट के ऊपर 19 से 19 कट के 6। अब यहां से क्या हुआ कि आपके पास बोट माइनस वाटर भी आ गया और बोट प्लस वाटर भी आ गया। तो कह रहा है यार वाटर की वैल्यू बताओ, तो बोट की वैल्यू हमेशा ही इन दोनों के जोड़ का आधा, 8 6 14 का आधा 7, और वाटर की वैल्यू इन दोनों के डिफरेंस का आधा, यानी जो माइनस में, तो 8 6 का आधा 2, 2 का आधा 1, मतलब 8 6 का डिफरेंस 2, 2 का आधा 1। तो पानी की जो गति हो जाएगी वो मेरे बच्चे 1 किलोमीटर पर आवर। कह रहे यार 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 13 15 18 और इन फालतू की चीजों से डिवाइड हो जाए। देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहला और प्यारा काम तो ये होगा कि कोई संख्या 18 से तभी भाग जाएगी जब उसके अंकों का जोड़ 9 से भाग जाएगा। तो 9 को चेक कर लेते हैं। 9 9 ये तो नहीं जा रहा, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। 8 8 16 2 18, 6 4 10 8 18, 5 3 8 8 16। देखो जी 9 गया, 5 3 8 और 8 16 ही भाग जाए, यानी मेरे प्यारे बच्चों बी और सी मेरा राइट आंसर होगा। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, बी और सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बी और सी मेरा यहां सही आंसर होगा, पक्की बात है। अब आगे आते हैं। अब कह रहा है क्या आगे कि यार अब 2 सवालों में आप फंस चुके हो बी और सी में, अब क्या करें। अब मुझे पता है कि यार 21 की बात करें तो 3 से भी भाग जाएगा, 7 से भी, तो 3 का तो कोई मतलब ही नहीं है, जब 9 से ही नहीं सेटिंग बैठी तो 3 से क्या बैठेगी। तो अब 7 को चेक कर लेते हैं, 13 को चेक कर सकते हैं, 7 से भाग देंगे। देखो यार ये जा रहा है 14 7 98 और 7 चौक 28, ये तो 7 से भाग जा रहा है। यहाँ 7 एकम 7, 2 बचा 7 तिया 21, 5 बचा 7 8 56, 2 बचा, ये भाग नहीं जा रहा 7 से, तो एक ही ऑप्शन आया, यही ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कल सुबह 8 बजे का इंतजार करिए। कल आपको सुबह 8 बजे डायरेक्ट इसी मेरे वाले चैनल पे, राकेश यादव चैनल पे, आपको टॉप 60 रूल देखने को मिल जाएंगे यूपीएसआई के लिए। आप सभी का स्वागत रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। अगर कंटेंट में मज़ा आ रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो भाई वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। चलो कुछ भी मत करो, बस एक काम करना, कोई भी बच्चा जो आपके आस पड़ोस में तैयारी कर रहा है, सिलेक्शन लेने की चाहत है, तो आप उसको मेरे बारे में या कैरियरवेल ऐप के बारे में बता सकते हैं। थैंक यू। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम यूपी पुलिस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं और इन प्रश्नों के सही आंसर क्या है मैं आपको बताने वाला हूं, और एक बार आप भी देखें कि पेपर को कैसे सॉल्व करना होता है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्त, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा तालब्य व्यंजन है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है पापा, केटीएम गाड़ी दो। अगर मैं बात करता हूं केटीएम दो, तालब्य मतलब यह टी, यानी का चा चम्मच वाली लाइन इसमें आती है, 4 चम्मच वाली लाइन इसमें रखी जाती है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो जी, का चा टा ता पा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, विसर्ग का प्रयोग मुख्यतः कहां होता है। मेन रूप से, यानी कि अगर देखा जाए मुख्य रूप से विसर्ग का प्रयोग कहां देखने को मिलता है, तो मुख्य रूप से विसर्ग का प्रयोग मेरे भाई संस्कृत वाले शब्दों में देखने को मिलता है, जो संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं। गंगा किस प्रकार की संज्ञा है, इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। तो गंगा
एक स्पेसिफिक नाम है और जो स्पेसिफिक नाम होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा माने जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं जी। जो सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आते हैं, जैसे मैंने कहा यह लड़का, यह लड़का, यह लड़का, तो मैंने कहा जो सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो हम ये नहीं कह सकते, तो यहां पर हम संकेतवाचक लगा देंगे। संकेतवाचक सर्वनाम हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं मेरे भाई? संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से इसे जान सकते हैं। अगला प्रश्न आते हैं मेरे दोस्त, और क्या कहा जा रहा है? विशेषण पद कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से विशेषण पद कौन सा माना जा रहा है? तो विशेषण पद मेरे भाई साहसी माना जाता है। तभी तो हमने देख लिया साहसी लड़का। तो अगर हमने यहां पर देख लिया साहसी लड़का, तो ये लड़के की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण हो जाएगा। अगले प्रश्न पर, जिस क्रिया का कोई कर्म ना हो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे अकर्मक क्रिया के नाम से जाना जाता है। सकर्मक जिसमें कर्म हो, प्रेरणार्थक जब हम कोई काम खुद ना करके दूसरों से कराते हैं। 7वें प्रश्न पर, पुरस्कृत हवा में हस्ताक्षर किसकी रचना है? पुरस्कृत रचना हवा में हस्ताक्षर किसकी रचना है? इस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है 2009 का। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है 2009 का। ये डॉक्टर कैलाश वाजपेयी जी की रचना मानी जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा माना जाता है? बोलो जी, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो सकता है? तो हाथी तो नहीं होगा, शेर नहीं होगा, गाय हो जाएगा। गाय एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगले प्रश्न पर, कुर्सी का बहुवचन क्या हो सकता है? कुर्सी का बहुवचन कुर्से नहीं, कुर्सी नहीं, कुर्सियां हो जाएगा। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुर्सी का बहुवचन कुर्सियां माना जाएगा। 10वें प्रश्न पर, सीता भोजन कर रही थी, यह किस काल का उदाहरण है? जिन वाक्यों के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, वो अपूर्ण भूतकाल माना जाता है। और रहा है, रही है आ जाए तो अपूर्ण वर्तमान काल। अच्छा, इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे तात्कालिक भूतकाल कहा जाता है। जिसे तात्कालिक भूतकाल के नाम से जाना जाता है। तात्कालिक भूतकाल के नाम से जाना जाता है। 11वें प्रश्न पर, भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो भाववाच्य की मैंने आपको हमेशा से 2 ट्रिक लिखाई हैं। नहीं जाता, दादा से चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, चलो अब चला जाए, चलो अब नहाया जाए, चलो अब दौड़ा जाए, तो मुझसे लिखा नहीं जाता। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। ने परसर्ग का प्रयोग कब नहीं किया जाता है? तो ने परसर्ग का प्रयोग हमेशा भूतकाल में किया जाता है, ये बात तो क्लियर है। और भूतकाल की सकर्मक क्रिया में किया जाता है, बट पूछा जाए नहीं किया जाता है तो अकर्मक क्रिया में नहीं किया जाता है। भूतकाल में अकर्मक क्रिया में नहीं किया जाता, केवल सकर्मक होगी तभी होगा। अगले प्रश्न पर, अग्नि का तद्भव रूप क्या हो सकता है? तो अग्नि का तद्भव रूप आग माना जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग देखने को मिलेगा? तो अधिकार शब्द में अधि उपसर्ग देखने को मिलता है मेरे भाई, ए ऑप्शन। 15वें प्रश्न पर आते हैं। बालपन में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। तो बालपन में पन प्रत्यय लगा हुआ है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर, उदार का विलोम क्या हो सकता है? दिए गए विकल्पों में से उदार का विलोम मेरे भाई क्या माना जाता है? अगर इस प्रश्न की बात करें तो उदार मतलब होता है जो बिल्कुल कंजूस ना हो। तो कंजूस का विलोम क्या होता है? उदार होता है। तो कृपण माने कंजूस होता है। महान का विलोम तुच्छ माना जाता है। अगला प्रश्न, लाभ का विलोम शब्द क्या माना जाता है? तो लाभ का विलोम हमेशा हानि माना जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? एक ऑप्शन ऐसा है जो पर्यायवाची नहीं है। सूर्य, भानु, रवि, चंद्र, शशि, इंदु, पृथ्वी। अच्छा, पृथ्वी, धरा, अंबर, ये नहीं है। तो देखो, पृथ्वी और धरा तो एक दूसरे के हैं, बट अंबर आकाश का हो जाएगा। जल, नीर, पानी, बाकी 3 ऑप्शन में सभी शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, सही पर्यायवाची शब्द को चुनना है। वीर, सेवक, शीत। शीत मतलब होता है कोल्ड, ठंडा। तो ठंडा, ठंडा का पर्यायवाची अग्नि तो नहीं होगा, गर्मी तो नहीं होगा, ताप नहीं होगा, ठंड हो जाएगा। तो साहसी, दास और ठंड, ये ऑप्शन सही माना जाएगा। प्रश्न करने के तरीके देखो। अनेकार्थक शब्द कौन सा होता है? कोई एक ऐसा शब्द बताइएगा जो अनेकार्थी शब्द हो। जी हाँ, जो हमारा अनेकार्थी शब्द माना जा रहा हो उसका अर्थ बताइएगा। तो अगर हम इसका देखें कौन सा अर्थ है, तो जल्दी से बताओ, फटाफट से देखो क्या हो जाएगा। तो मैंने कहा कर, कर मतलब हाथ होता है। कर मतलब हाथ होता है। कर मतलब टैक्स होता है। कर मतलब शुल्क होता है। तो कर के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो वी ऑप्शन हमारा अनेकार्थी शब्द है।
21वां प्रश्न, देशज भाषा के शब्द का चयन कीजिएगा। मुसाफिर, अदालत, एहसान, ये तीनों अरबी भाषा के शब्द हैं। कपास देशज भाषा का शब्द माना जाता है। तो कपास कैसा शब्द है? देशज भाषा का शब्द है। जो कभी नष्ट ना हो उसे क्या कहा जाता है? जो कभी नष्ट ना हो उसे किस नाम से जाना जाता है? अटल, अविनाशी। जिसका कभी विनाश ना हो, अविनाशी। अगले क्वेश्चन पे, जो पीछे चलने वाला हो उसे क्या कहा जाता है? जो पीछे चलने वाला हो उसे किस नाम से? अग्रणी, आगे चलने वाला। अनुज, बाद में जन्मा, तो मेरे भाई अनुगामी हो जाएगा। अनु मतलब पीछे, गामी मतलब चलने वाला। जो पीछे चलने वाला हो, अनुगामी। अगले प्रश्न पर, देवालय में कौन सी संधि है? गुण संधि की ट्रिक है। ए की मात्रा, ओ की मात्रा, रा की रेप। मेरे भाई बड़ा आ जाता है। दीर्घ संधि कहती है बड़ा आ हो, बड़ी ई हो, बड़ी ऊ हो, तो दीर्घ संधि मानी जाती है। सी ऑप्शन। मेरे भाई अगले प्रश्न पर, नील कमल में कौन सा समास है? अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखी हैं चीजें, जैसे कवियों के उपनाम, कवियों की उपाधि, सरपत्र, पत्रिकाएं, तो मेरे चैनल पे जाकर के देख लो, हिंदी बाय पवन सर यूट्यूब चैनल पर। नील कमल, कमल कैसा है मेरे भाई? नीला है। ये किसी की क्वालिटी बताई जा रही है, क्वालिटी बताई जा रही है, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य को छांटना है। मुझे ठंड लग रही है, सही है। वह मुझसे बड़ा है, ठीक है। मुझे पानी, उसने पानी पिया, उसने पानी पी नहीं, उसने पानी पिया। राम स्कूल गया। सी ऑप्शन गलत है। अगला, रस के कितने स्थायी भाव माने गए हैं? अगर मैं रस के स्थायी भावों की बात करता हूं तो इसकी संख्या को 9 मानना है, और अगर भरत मुनि के अनुसार लगाओ तो 8 मानना है। प्रश्न पूछेगा कि भरत मुनि के अनुसार। वर्ष 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसके रचनाकार कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ला या शुक्ल कह सकते हो, माने जाते हैं। 29वें प्रश्न पर को देखते हैं मेरे भाई। 29वां प्रश्न देख, हाँ इसका सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न, राम राम शब्द में कौन सा अलंकार है? देखो जी, जब कोई शब्द रिपीट होता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है तो यमक होता है, और कोई शब्द यूं ही रिपीट हो रहा है तो अनुप्रास अलंकार माना जाता है। अनुप्रास में भी कौन सा अलंकार? लाटा अनुप्रास। 30वां प्रश्न, छंद में यति का मतलब क्या होता है? यति मतलब होता है विराम, मतलब रुकना। चरण गति विराम होता है, मतलब रुकना। 31वें प्रश्न पर, मेहनत रंग लाती है, इसका अर्थ क्या माना जा रहा है? मेहनत रंग लाती है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका मतलब है थकान होना नहीं, सफलता मिलना। कहते हैं हमारी मेहनत रंग लाई, मतलब हम सफल हो गए। घर की मुर्गी डैश लोकोक्ति पूरी करें, तो घर की मुर्गी दाल बराबर। अगले प्रश्न पर आते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास एक पुस्तक है, तो इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी माने जाते हैं। मेरे भाई 34 से लेकर 37 तक आप इस पैराग्राफ को रीड करें, एक बार पढ़ो जी। मैं हट जाता हूं। स्त्रियों की समस्याएं बहुत सी हैं और गंभीर हैं, लेकिन उनमें एक भी ऐसी नहीं जो जादू भरे शब्द शिक्षा से हल ना की जा सके। मतलब शिक्षा से हम सब कुछ कर सकते हैं। पहले अपनी स्त्रियों को शिक्षा दो, उन्हें उनकी स्थिति पर छोड़ दो, तब वे तुम्हें बताएंगे कि उनके लिए क्या सुधार आवश्यक है। हमें नारियों को उस स्थिति में पहुंचा देना चाहिए जहां वे अपनी समस्या को अपने ढंग से सुलझा सकें। गद्यांश में किन की समस्याओं का उल्लेख किया गया है? नारी की समस्याओं का, स्त्रियों की समस्याओं का। अगला प्रश्न, जादू, शिक्षा को जादू भरा क्यों कहा गया है? शिक्षा को जादू भरा क्यों कहा गया है? क्योंकि शिक्षा वाले व्यक्ति जादूगर होते हैं? नहीं, शिक्षा समस्याएं सुलझा सकती है। शिक्षा अतिशीघ्र समस्याएं समाप्त कर देती है, ये भी हो सकता है। शिक्षाएं समस्या सुलझा, शिक्षा को जादू भरा क्यों कहा गया? अब इसको पढ़ना पड़ेगा। स्त्रियों की शिक्षाएं, लेकिन उनमें एक भी ऐसी नहीं जो जादू भरे शब्द शिक्षा से हल ना की जा सके। पहले स्त्रियों को शिक्षा दो, उनकी स्थिति पर छोड़ दो, तब भी तुम्हें बताएंगी। तो मेरे भाई दोनों है, जो जादू भरे शब्द शिक्षा से हल ना की जा सकती है। तो क्या हो जाएगा? शिक्षा से समस्याएं सब है। शिक्षा अति शीघ्र समस्याएं, शिक्षा समस्याएं सुलझा सकती है ना? तो इसका डी ऑप्शन ही सही होना चाहिए मेरे भाई। 35 का डी ज्यादा परफेक्ट है। गद्य, स्त्रियों में इतनी सामर्थ्य है कि वे, स्त्रियों में इतनी सामर्थ्य है कि वे क्या कर सकती हैं? तो स्त्रियों में इतनी सामर्थ्य है कि वे अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकती हैं, पीछे धकेल सकते हैं नहीं, अपनी जाति को नहीं सर, वे अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकती हैं। अगला प्रश्न, स्त्रियां स्वयं अपने सुधार का दायित्व वहन कर सकती हैं, यह कथन कैसा है? स्त्रियां स्वयं जो अपना दायित्व है वो वहन कर सकती हैं, ये कथन पूर्णतः सत्य है। इसमें कोई बात मतलब ऐसी नहीं है जो
झुटलाई जा सके। तो मेरे भाई इस प्रश्न का उत्तर ये हो गया। तो कैसा लगा आज का मॉक टेस्ट जरूर बताना। आज का मॉक टेस्ट मैंने पूरा हल कर दिया है। सभी प्यारे साथियों को इन्फॉर्म कर देना कि कैरियर बिल हिंदी चैनल पर मैं आपके मॉक टेस्ट करा रहा हूं। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। नमस्कार साथियों, चलिए अब जीएस वाले पोर्शन की बात करते हैं। बड़े प्यारे प्यारे से क्वेश्चन से इस वाले मॉक टेस्ट में भी। तो ये रहे आप सभी के सामने एक एक करके सॉल्यूशन समझते हैं और समझते हैं कि कैसे आप ऑप्शन से डायरेक्ट तुक्का मार के क्वेश्चंस को कर सकते थे। भैया सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से हैरान मार्क सेकंड, अब देखिए हैरान मार्क सेकंड इन वाले ड्रोन्स का यूज जो ऑपरेशन सिंदूर था ना, जो ऑपरेशन सिंदूर था वहां पर भी किया गया था। तो काफी कह सकते हैं ना कि मजबूती प्रदान करता है डिफेंसेस को, स्पेशली पाकिस्तान चाइना बॉर्डर पर। तो यहाँ पर इनको लेने की बात जो चल रही है, ड्रोन खरीदने को मंजूरी दी है, वो दी गई है इजराइल से। इजराइल वही देश हो जाता है जो आजकल कॉन्फ्लिक्ट में था, जेरूसलम जिसकी कैपिटल है, तो याद रखिएगा, बड़ा जरूरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? इजराइल हो जाएगा। इटली वहीं पर पड़ता है। इटली की अगर बात करें तो इटली का एक शहर है जिसको बोलते हैं रोम। रोम, अब यहाँ पर दो चीजें याद रखिएगा। रोम, एक तो इसकी ये राजधानी है, दूसरा यहाँ पर हेडक्वार्टर है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर हेडक्वार्टर है। इसके साथ साथ ब्लड रेन यहाँ पर होती है इटली में। ब्लड रेन, अब ब्लड रेन क्यों होती है? ब्लड रेन इसलिए होती है क्योंकि इटली के जस्ट नीचे क्या है? मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन सी के जस्ट नीचे क्या है? सहारा डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट से लाल कलर की मिट्टी लेकर के जो हवाएं चलती हैं मेडिटेरेनियन सी से, पानी ले लेती हैं और वो जा करके बारिश कर देती है इटली में। तो ऐसा लगता है लाल कलर का पानी बरस रहा है, उसी को ब्लड रेन कहा जाता है मेरे भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यूएसए का न्यूयॉर्क में आपका यूएन के हेडक्वार्टर्स हैं, ये भी आपको पता है। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ओ हो, क्या बात कर दी! ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सबसे पहली बात तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1920 में। कब हुआ था? 1920 में इसके इस्टेब्लिशमेंट हुआ था बॉम्बे में। और इसके जो पहले प्रेसिडेंट पूछ रहा है वो थे पंजाब केसरी। और पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय। जो लाला लाजपत राय हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? उन्हीं को मेरे भाई पंजाब केसरी कहा जाता है। तो आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हो। मोतीलाल नेहरू, यहाँ से आप याद रखिएगा नेहरू रिपोर्ट इनके द्वारा कब पेश करी गई थी? साइमन कमीशन आने के जस्ट बाद में। तो नेहरू रिपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो है पेश करी गई थी। मोतीलाल नेहरू और CR दास ने मिलकर के जो पार्टी बनाई थी 1923 में, उसको बोलते हैं स्वराज पार्टी। तो याद रखिएगा स्वराज पार्टी भी, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू, किसने बनाई थी स्वराज पार्टी? तो स्वराज पार्टी की नींव रखी गई थी मोतीलाल नेहरू और CR दास। मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन एक राज्य के रूप में सिक्किम के गठन से संबंधित है? भाई सिक्किम की अगर बात करेगा तो 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1974 का, जिसके तहत सिक्किम को जोड़ा गया था, लेकिन कंप्लीट रूप से नहीं जोड़ा गया था। सिक्किम को जोड़ा गया था एक शहर राज्य के रूप में, यानी कि एसोसिएट स्टेट के रूप में। तो इससे कैसा जोड़ा था? एसोसिएट स्टेट। लेकिन ये आपके लेवल पर ज्यादातर पूछता नहीं है, अगर पूछ ले तो आप याद रखिएगा। इसके बाद फिर फाइनली सिक्किम को जो जोड़ा गया वो 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1975 में जोड़ा गया, जिसके तहत सिक्किम भारत का, जिसके तहत जो सिक्किम है वो भारत का पूर्ण राज्य बना। पूर्ण राज्य, पूर्ण राज्य बना। तो आंसर क्या हो जाएगा? 36 अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा हो जाएगा? 36 अमेंडमेंट एक्ट। देखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है, इस संविधान संशोधन अधिनियम को तो लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बहुत बार पूछा गया है क्योंकि संविधान में इतने सारे चेंजेस इसने कर दिए, इतने सारे चेंजेस कर दिए कि ये अपने आप में एक संविधान जैसा था, छोटा सा संविधान। इसी वजह से इसको लघु संविधान या फिर कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये वही अमेंडमेंट एक्ट है जिसके तहत प्रियम्बल में भी चेंज किया गया था। प्रियम्बल जिसको बोलते हैं, प्रियम्बल बोले तो प्रस्तावना, एक ही बार चेंज हुआ प्रस्तावना में, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 वर्ड्स वर एडेड, तो 3 शब्द जोड़े गए थे प्रियम्बल में, वो भी आपका इसी अमेंडमेंट एक्ट से जोड़े गए थे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट क्या है? जो हमें फाइनल कह सकते हैं आउटपुट देता है।
जैसे माउस है उसको तो हम चलाते हैं, वो इनपुट लेता है। कीबोर्ड है वो इनपुट देते हैं हम उसको, ठीक है? तो वो क्या है? इनपुट डिवाइस है। स्कैनर है, कोई भी पेपर वगैरह हम स्कैन करते हैं तो वो इनपुट लेता है। माउस है, ये भी इनपुट है। माइक्रोफोन से हम बोलते हैं तो वो इनपुट है। प्रिंटर क्या है? जब हम कमांड देते हैं तो प्रिंटर से प्रिंट आउट बाहर निकलता है, तो आउट यानी कि आउट करता है ना? तो वो क्या करता है? आउट करता है, तो उसको प्रिंटर बोलेंगे, आउटपुट डिवाइस। अगला पूछा आपसे मौलिक कर्तव्यों के संबंध में। सबसे पहली बात तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से 1976 में जोड़ा गया था, है ना? 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया था। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? उस समय 10 जोड़े गए थे। 2002 में शिक्षा के अधिकार को भी जोड़ा गया, 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। तो पूछा है कि कौन सा, अच्छा राष्ट्रगान वाला तो यार पहला, ये पहले का मतलब क्या? 51 ए का बी नहीं, बी नहीं, पहले का मतलब ए, ये तो रहा 51 ए का ए, क्लॉज ए, यानी कि फर्स्ट जो ड्यूटी हमारी में राष्ट्रगान के और झंडे का सम्मान करना चाहिए मेरे भाई। अगला देखिएगा, है कहाँ गया, ये रहा काकोरी ट्रेन रॉबरी। काकोरी, काकोरी द एट डाउन ट्रेन थी। काकोरी केस क्या है? सबसे पहली बात तो ये अगस्त 1925 का केस है। अगस्त 1925, और इसमें भी डेट लिखनी हो तो 9 अगस्त 1925। एक ट्रेन थी जिसका नाम था द एट डाउन ट्रेन। द एट डाउन ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती थी? सहारनपुर, सहारनपुर सहारनपुर से लखनऊ, और इसी लखनऊ के जस्ट पास में यहाँ पर पड़ता था काकोरी। तो जो संगठन था, कौन सा संगठन था? एचआरए, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। एचआरए जो संगठन था, राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खां थे, रोशन सिंह थे, राजेंद्र लहरी थे, ये वो नाम थे जो इस संगठन से जुड़े हुए थे। तो ये संगठन एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, बाद में चल के हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन एचएसआरए बन गया था। तो ये जो एचआरए था, ये अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इसको क्या चाहिए थे? फंड, फंड चाहिए थे। और इस ट्रेन में जा रहा था पैसा, इस ट्रेन में क्या जा रहा था? पैसा, सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन में। तो इसको यहीं लखनऊ से पहले काकोरी में लूट लिया गया था, और जो ये लूटा गया था इसी को काकोरी कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है। तो एचआरए के लोगों के द्वारा इसको लूटा गया था, जिसमें अशफाक उल्ला खां भी थे भैया, राजेंद्र लहरी भी थे, रोशन सिंह भी थे, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सभी वो लोग हैं जिनको फिर 1927 में हैंग कर दिया गया था। तो इसमें खुदीराम बोस इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? बुंदेलखंड। भाई थोड़ा सा स्पीड में करें, क्योंकि हम बहुत ज्यादा समय लेते जाएंगे तो मुझे लगता है कि अपने हमारे शायद 6-7 क्वेश्चन हुए, 7 मिनट लगे तो पौना घंटा 1 घंटा लग जाएगा, तो सॉल्यूशन में उतना नहीं लगना चाहिए। थोड़ा स्पीड में करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, जल जीवन मिशन को कब तक एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया कि हर घर तक टैप वाटर जाना चाहिए? तो इस मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया। करंट अफेयर्स में आप इसको पढ़ते हो, रिवीजन करते हो। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी, भाई साहब ये कई जगह बनाई जा रही है एआई यूनिवर्सिटी, ठीक है? एआई यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये महाराष्ट्र में भी बनाई जा रही है, महाराष्ट्र में भी बनाई जा रही है। भाई साहब ये आंध्र प्रदेश में भी बनाई जा रही है, आंध्र प्रदेश में भी बनाई जा रही है। भाई साहब ये राजस्थान में भी बनाई जा रही है, ठीक है? लेकिन अब इसमें से आंसर आप क्या करोगे? तो आप महाराष्ट्र कर दीजिए, ठीक है? महाराष्ट्र में भी बनाई जा रही है, आंध्र प्रदेश में भी बनाई जा रही है, तो आप आंसर फिलहाल जो है महाराष्ट्र कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है? ये छोटा सा क्वेश्चन है कि विटामिन जो बी है उसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है, तो सीधा सीधा सा हो गया। मृदा, सॉइल के अध्ययन विज्ञान को क्या कहा जाता है? सॉइल के विज्ञान को क्या, टीचिंग मेथड होती है भाई, पेडोगोगी तो, है ना? इकोलॉजी तो एनवायरनमेंट से संबंधित हो गया, एनवायरनमेंट से पर्यावरण से संबंधित हो गया। पोमोलॉजी यानी फ्रूट से संबंधित हो गया, ये पर्यावरण से संबंधित हो गया, ये शिक्षा से संबंधित हो गया, ये आपका पोमोलॉजी ये फ्रूट से संबंधित हो गया, है ना? कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट, स्टडी, स्टडी या कल्टीवेशन जो होता है किस चीज का? कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, तो ये उससे संबंधित हो गया। सॉइल से संबंधित तो फिर एक ही बचा, पेडोलॉजी। कौन सा बचा मेरे भाई? पेडोलॉजी बचा। नेक्स्ट देखिए, एशिया के निम्न देशों में से तेल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? और आजकल फिर से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तेल का सबसे 12 मिलियन बैरल्स पर डे, लगभग कैपेसिटी पर डे, एक दिन की कैपेसिटी है सऊदी अरेबिया की। 12 मिलियन बैरल्स पर डे की कैपेसिटी है सऊदी अरेबिया की। तो तेल के उत्पादन के मामले में एशिया में सबसे ज्यादा आगे कौन है भैया? सऊदी अरेबिया है।
नेक्स्ट देखिए, हाल ही में खबरों में रहा वैगई नदी किस राज्य में है? वैगई नदी की बात, वैगई नदी जो है केरल में नहीं है, केरल के साइड में कौन सा पड़ता है? तमिलनाडु पड़ता है, तो तमिलनाडु में है। वैगई नदी तमिलनाडु की काफी फेमस नदी है बेसिकली। अगला आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? जिनेवा कहाँ पर पड़ता है? सबसे पहली बात तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। देखो, फूड एंड एग्रीकल्चर का अभी अभी बताया था मैंने। सबसे पहला क्वेश्चन रोम इटली में है या नहीं है? रोम इटली में है, शायद पहला ही क्वेश्चन था हमारा, पहला ही क्वेश्चन था। यहाँ पे इटली की बात करी थी मैंने, कहा रोम इटली में FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हेडक्वार्टर था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? इसका ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? WMO का, WMO का, WTO का और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ पर है? जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड। आप इसको कैसे याद कर सकते हो? आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, देखो WHO हेल्थ यानी स्वास्थ्य, है ना? स्वास्थ्य हुआ, WTO विश्व व्यापार और WMO इन मेट्रोलॉजिकल मौसम। अगर मौसम अच्छा होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो आप व्यापार भी करोगे। और जब आपका मौसम अच्छा है, पर्यावरण, भाई बारिश में थोड़ी ना व्यापार करने के लिए जाओगे, मौसम अच्छा होगा। तो जब आपका स्वास्थ्य अच्छा है, मौसम अच्छा है और आप व्यापार कर रहे हो, पैसा आ रहा है, इसका मतलब है आपको जीने में मजा आएगा। तो जीनेवा, जीने में मजा आएगा, समझ लो। स्वास्थ्य अच्छा है, मौसम अच्छा है और आप व्यापार कर रहे हो, इसका मतलब है आपको जीने में मजा आएगा। जीने में मतलब जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड। याद हो गया? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, गैर कर राजस्व, गैर कर राजस्व, अच्छा नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो ये तो रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट होता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली है? अब नर्मदा भाई साहब, है ना? ये दो नदियां हमेशा याद रखिएगा, कौन कौन सी? एक है नर्मदा, नर्मदा, और एक है तापी। नर्मदा और तापी दो नदियां हैं जो हमेशा वेस्ट फ्लोइंग है, मतलब अरब सागर की तरफ, अरेबियन सी की तरफ गिरती हैं, अरेबियन सी। और यहाँ पर क्या है? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। कावेरी भी क्या है? ईस्ट फ्लोइंग है, नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग है, गोदावरी ईस्ट फ्लोइंग है, कृष्णा ईस्ट फ्लोइंग है, तो वेस्ट फ्लोइंग में कौन सी हो गई? नर्मदा हो गई। ऐश्वर्य बनाती है, ना कि डेल्टा। भाई अगला प्रश्न देखेंगे, किस देश ने सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट पेश किया था? शून्य आधारित बजट का मतलब होता है हर डिपार्टमेंट की शुरुआत शून्य से होगी और जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो जस्टिफाइड होने चाहिए, इधर उधर नहीं कि ऐसा ही यहाँ पे मिसलीनियस नहीं, जस्टिफाइड होने चाहिए, तो उसको बोलते हैं। यूएसए के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी मेरे भाई शून्य बजट की। नेक्स्ट देखेंगे, अल नीनो, अल नीनो का क्या मतलब होता है भाई साहब? आजकल रखा है, इसी वजह से तो गर्मी इतनी पड़ रही है। अल नीनो का मतलब होता है स्पेशली पैसिफिक ओशन में, साउदर्न पैसिफिक ओशन में जब पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है ऊपर की सतह का, तो उससे विश्व क्लाइमेट पर भी असर पड़ता है। पानी गर्म से क्या होगा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे ये है, आप समझिए, ये क्या है? ये मान लीजिए भूमि है, ये क्या है? ये भूमि है, और ये क्या है? पानी है, पानी है। आप समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर जैसे भूमि है, सूरज की किरणें निकली, अब पानी है और भूमि है। मान लो कि पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया, बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से दिन रात गर्म ही गर्म है, तो इस पानी गर्म है तो उसके ऊपर की हवा भी क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी, और गर्म होने के बाद चीजें एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाएगी, हल्की हो जाएगी। और जितनी चीज हल्की हो जाएगी, दूर दूर फैल जाएगी, तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायु दाब कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वायु दाब है, वायु दाब है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और भूमि पर वायु दाब बढ़ जाएगा। हवा हमेशा कहाँ चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो ये हवा ऐसे चलेगी, ना कि उल्टी। भारत में इसका क्या असर पड़ता है? भारत में यहाँ से जो आने वाली हवाएं वो कब आएंगी? जब यहाँ पे वायु दाब ज्यादा हो, लेकिन पानी गर्म है, उस वजह से वो गर्म पानी इधर आएगा, तो यहाँ पर वायु दाब मतलब कम नहीं होने देगा, वायु दाब को ऑलरेडी, सॉरी, वायु दाब को कम कर देगा। गर्म पानी, गर्म हवा, वायु दाब कम, वायु दाब कम हो जाएगा। तो यहाँ का और यहाँ का जब इक्विवेलेंट वायु दाब रहेगा, तो फिर हवाएं नहीं चलेंगी। जनरली क्या होता था, यहाँ पर हाई प्रेशर होता था, यहाँ पर लो प्रेशर होता था, इसी वजह से हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर जाती थी, और इसी को कहा जाता था मॉनसून, है ना? मॉनसून, मॉनसून कहा जाता था। हाई प्रेशर, लो प्रेशर, इसको कहा जा रहा है मॉनसून। लेकिन क्योंकि यहाँ का पानी ठंडा होता था, भूमि गर्म होती थी, तो यहाँ पे हाई प्रेशर, वहां लो प्रेशर। जब पानी ज्यादा गर्म हो जाएगा तो उसका लो प्रेशर हो जाएगा, तो लो प्रेशर,
यहाँ का प्रेशर लगभग समान होने की वजह से फिर हवाएं नहीं चलती हैं, तो मानसून वीक हो जाता है। इसी वजह से इतना सूखा है और इसको अल नीनो कहा जा रहा है। सुपर अल नीनो इस बार तो कहा जा रहा है। तो अल नीनो का मतलब क्या है? वार्म ओशन करंट है, जो पानी की करंट है वो गर्म हो चुकी है, इसी को वार्म ओशन करंट कहा जाता है। नरेंद्र मोदी, अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, ये किताब लिखी गई है एंडी मेरिनो के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है मेरे भाई? एंडी मेरिनो के द्वारा। नेपाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल भाई साहब सिक्किम के साथ तो करता है। अगर हम नेपाल की बात करें, नेपाल नेपाल किस-किस के साथ सीमा साझा करता है? करता है में सिक्किम के साथ करेगा कि नहीं करेगा मेरे भाई? सिक्किम यहाँ पे पड़ता है, यानी कि करता है। बिहार के साथ में मेरे भाई ज़रूर करता है, बिहार के साथ में। सिक्किम, बिहार, वेस्ट बंगाल के साथ में। अब कौन सा बचा? मणिपुर। मणिपुर रह गया यहाँ पे। क्या मणिपुर के साथ में सीमा साझा करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, तो इसको कर दो खत्म। तो यहाँ से अगर आप तुक्का मारोगे तो ऑप्शन क्या चला जाएगा? मणिपुर। पैसा पैसा, मनी मनी। मणिपुर, मनी जिसके पास है वो कोई तो मुझे ले जाओ, केबल ले जाओ। फ्लोटिंग नेशनल पार्क मणिपुर में ही पड़ता है। अगला आपसे कह रहा है कि नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी कौन लेता है? भाई साहब प्रेसिडेंट। गणतंत्र दिवस पे भी स्पीच कौन देता है? प्रेसिडेंट। और अगर स्वतंत्रता दिवस की बात होती, यही 15 अगस्त की बात होती, तो 15 अगस्त को यहाँ पर कौन होता फिर? 15 अगस्त को पीएम, और यहाँ पर 26 जनवरी को प्रेसिडेंट। हु टेक्स, ये तो हो गया। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका? भाई साहब यूनियन गवर्नमेंट की बात कर लो, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार होती है, यूनियन गवर्नमेंट का मतलब होता है केंद्र सरकार, और उसी केंद्र सरकार का हिस्सा होती है यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो यूनियन गवर्नमेंट कौन से पार्ट में आती है? केंद्र सरकार पार्ट नंबर 5 में आती है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 151 तक, और इसी में जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है वो भी आती है। यूनियन एग्जीक्यूटिव ये आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 78 तक आती है। 79 से लेकर के 79 से लेके 122 तक फिर आपका लेजिस्लेचर आता है, और 123 से लेकर के 151 तक फिर जुडिशरी आती है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम यहाँ पर बाकी बात करें, बाकी पार्ट्स की, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं, पार्ट 4 में डीपीएसपी आता है, पार्ट नंबर 6 में राज्य सरकार आती है। राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट आती है। नेक्स्ट देखिए मेरे भाई 23वां, भारत के राष्ट्रपति मतदाता दिवस 25, मतदाता दिवस, इलेक्शन कमीशन की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेशनल वोटर्स डे। अच्छा, इसके अलावा क्या मनाया जाता है? एक तो मनाया जाता है मतदाता दिवस, मतदाता दिवस। इसके साथ साथ एक और चीज मनाई जाती है, नेशनल टूरिज्म डे, नेशनल टूरिज्म डे, और वो भी नेशनल वाला टूरिज्म डे, यानी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, वो इस दिन मनाया जाता है। ठीक है। अगर आए बात करें विश्व पर्यटन दिवस की, तो भाई साहब विश्व पर्यटन दिवस जो है वो मनाया जाता है 27 सितंबर को। ये कई बार छोटी छोटी सी बातें होती हैं, पूछ ली जाती हैं। 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। अगला देखिएगा, अगला वाला आपसे कह रहा है कि मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर एक साथ आ जाए तो उसको स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। मुद्रास्फीति भी आ जाए और आपका बेरोजगारी भी आ जाए तो उसको स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? संघीय का मतलब क्या होता है? जहां पर डिवीजन होता है, केंद्र सरकार अलग, राज्य सरकार अलग, तो ड्यूअल गवर्नमेंट है, इसका मतलब ये संघीय विशेषता है। डिवीजन ऑफ पावर भाई साहब, जो हमारा शेड्यूल नंबर 7 है, वहां पर शक्तियों का विभाजन है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों है, तो वो डिवीजन ऑफ पावर है, ये भी संघीय विशेषता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सारी पावर्स अलग हैं, ये भी संघीय विशेषता हो सकती है। ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विस का मतलब क्या होता है? अपॉइंटमेंट केंद्र ने किया है और सर्विस राज्य को दी जा रही है, तो यहाँ पर डिवीजन की बजाय इंटीग्रेशन दिख रहा है, तो जो इंटीग्रेशन है ये भैया आपका संघीय विशेषता नहीं होगी। ऑल इंडिया सर्विसेज, अगर भारत में बात करें, भारत में ऑल इंडिया सर्विसेज कौन से आर्टिकल में आती हैं? आर्टिकल नंबर 312 में, आर्टिकल 312 है, ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड है। नौचंदी मेला मेरठ में पड़ता है मेरे भाई। नौचंदी का मेला मेरठ कॉरपोरेशन जो है उसके द्वारा करवाया जाता है। घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार क्या है? डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं मेरे भाई, सवाना नहीं, अल्पाइन एवरग्रीन भी पाए जाते हैं। अब दिक्कत यह है कि ये दोनों ही ऑप्शन में है, तो इनमें से एक आंसर करना पड़ेगा, तो फिर एवरग्रीन जीत जाएगा, है ना। जो पश्चिमी घाट है उस पर अगर वनस्पति की बात करेंगे तो फिर एवरग्रीन जीत जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 28 की। किस प्रकार की बेरोजगारी में
स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पीपल विद ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फेल टू गेट जॉब। मतलब लोग हैं तो सही, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पा रही है, जॉब की कमी है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए खेती है, एग्रीकल्चर है, जैसे कृषि है, तो कृषि में क्या होता है, जिस समय पर सीजन आता है उस समय पर तो भाई सब लोग लग जाते हैं। जैसे धान की रुपाई का काम चलेगा तो सबके पास काम होगा। जैसे ही रुपाई खत्म तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। फिर जब कटाई होगी तो काम आ जाएगा, फिर काम खत्म हो जाएगा। गेहूं की कटाई होगी तो काम आ जाएगा। सीजन के हिसाब से आता है, तो उसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड का मतलब क्या है कि ज्यादा लोग, हाँ वही है, पढ़े लिखे हो जाते हैं, ज्यादा लोग हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। डिसगाइज्ड का मतलब है मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। मतलब कुछ वर्कर्स निकल जाएं तो भी कम फर्क नहीं पड़ेगा, डिसगाइज्ड है। एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन नौकरियां नहीं है, तो उनके लिए होता है एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट देखिए मेरे भाई, किस विधेयक में यह प्रावधान किया गया था कि भारत की न्यायाधीश भी ब्रिटिश यूरोपीय शक्तियों पर मुकदमा लड़ सकते हैं? 1883 का एल्बर्ट बिल दिख रहा है कहीं? 1883 का एल्बर्ट बिल, 1883, 1883 का जो एल्बर्ट बिल था, इसी में कहा गया था कि जो पहले क्या होता था कि जो ब्रिटिश जज थे वो इंडियन केसेस को भी हैंडल कर सकते थे और ब्रिटिश केसेस को भी, लेकिन इंडियन जज सिर्फ इंडियन केसेस को हैंडल कर सकते। ब्रिटिश पर किसी ब्रिटिश पर्सन पर मुकदमा चल रहा है, उसको इंडियन जज नहीं जजमेंट दे सकता था, लेकिन एल्बर्ट बिल में ये पावर दी गई थी कि इंडियन जज भी जजमेंट दे सकता है। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में, जिसमें अगर 14 वर्ष मिनिमम आयु, 14 वर्ष तय करी गई थी गर्ल्स के लिए, और 18 वर्ष तय करी गई थी बॉयज के लिए, जो विवाह की आयु थी। इसे 1929 में किया गया था। अगला देखिए, हाँ अगला, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश के किस नगर को कौशल देश कहा जाता था? कौशल या कौशला, ये तो अयोध्या को कहा जाता था। कौशल देश या कौशला जो है अयोध्या को कहा जाता था। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में ताम्रपाषाण काल संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं? ओ हो, मेरठ सहारनपुर में मिले हैं भाई, कन्नौज बागपत में मिले हैं भाई, मुरादाबाद बाराबंकी, ओ हो, इसमें नहीं मिले, और पडरौना। अब ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही हो गए। बागपत में भी स्पेशली सिनौली वाला जो एरिया था ना, सिनौली वाला, यहाँ पर भी मिले हैं, लेकिन कन्नौज भी है। बागपत मेरठ सहारनपुर, ये होता है ये और ये, तो इसको कर लेते। तो अब क्या कर सकते हैं, कन्नौज और बागपत भी दे रखा है, मेरठ और सहारनपुर, ये तो वही वाला हो गया, जैसे डेसिडियस भी एवरग्रीन भी है, तो फिर मेरठ और सहारनपुर कर दो। मेरठ सहारनपुर, प्रयागराज वाला जो रीजन था वहां पर भी कुछ साक्ष्य मिले थे, प्रयागराज भी। ठीक है, प्रयागराज जो है ये भी इसमें सम्मिलित है, प्लस कर सकते हो इसको। मिल जाए कभी ऑप्शन में तो, नहीं मिले तो फिर हिसाब से तो कर ही दोगे। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में मथुरा कला शैली में किस देवता की मूर्ति निर्मित है? गुरु गोविंद सिंह की? नहीं। ब्रह्मा? नहीं। कृष्णा? कृष्णा तो है ही है। बुद्धा? कृष्णा तो है ही है, तो फिर बुद्धा कर लो उस समय पे। निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव होता है? हम्पी, हम्पी कहाँ की कैपिटल थी? विजयनगर साम्राज्य की। हम्पी, ये कैपिटल हुआ करती थी, कैपिटल हुआ करती थी विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य, साम्राज्य जो कि कहाँ पर था? कर्नाटक में, कर्नाटक में। विजयनगर साम्राज्य जो कि था कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर साम्राज्य कर्नाटक का। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत में प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है? सुशासन, सुशासन, सुशासन दिवस, गवर्नेंस डे, गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अकबर ने किस नवरत्न को कविराज की उपाधि दी थी? कविराज, अबुल फजल, शेख फैजी, बीरबल या टोडरमल? तो इसमें से कौन था भाई साहब? बीरबल था। तो ये हो गए भैया आपके 36 प्रश्न, इतने ही थे ना? हाँ, इस मॉक टेस्ट में ये प्रश्न थे। तो बड़े प्यारे प्यारे से क्वेश्चन थे, आई होप आपने करे होंगे, और अगर कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं तो कोशिश कीजिएगा ये जानने की कि क्यों हुई गलती,
और आपने वो पहले पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपने पढ़ रखे होंगे फिर भी गलत हुए होंगे, तो उन पर थोड़ा फोकस कीजिएगा कि ये गलती क्यों हुई और अगले वाले मॉक टेस्ट में वो गलती ना हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। जय हिंद, जय भारत।